तर आज परिचय करून घेतल्याचा मागचा उद्देश होता की आपण कुठून आलात, काय आलात आणि आपण नेमका उद्देश पण समजतो कोणाचे पीक काय आहे, कोण काय करू इच्छितो. आता या ठिकाणी थोडं पाहुण्यांचं स्वागत करूया. मी सर्वप्रथम आदरणीय दिलीप सरांचं ज्यांच्यामुळे आपण या ठिकाणी आलो आहोत, कारण कृषी विकास संस्थेची स्थापनाच नसती झाली तर आपण या ठिकाणी हा कार्यक्रमच बघितला नसता. तर असे दिलीप सरांचं स्वागत करण्यासाठी मी मापारी साहेबांना विनंती करतो की दिलीप सरांचं स्वागत. मापारी साहेब फोटो घाल. दिलीप सर कृषी विकास संस्थेचे संस्थापक पण आहेत, तसंच जय सरदार शेती उत्पादक कंपनीचे चेअरमन पण आहेत. यानंतर एक उद्योजक आणि तसेच महाराष्ट्र लेवा पाटीदार महासंघाचे अध्यक्ष अरुण बोरले साहेब यांचं स्वागत अमित सर करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर आपल्या संस्थेचे CEO यांचे सर्वांचे मार्गदर्शक अमित सरांचं स्वागत मदन कराड साहेब करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर रमेश भाऊ पाटील सभापती 10 वर्ष बोधवळ कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती होते. तर रमेश भाऊ पाटील यांचं स्वागत दिलीप सर करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. हो. यानंतर खास करून इम्पी कोडचे अंकित दितवाल जे दिल्लीवरून या ठिकाणी आले त्यांचं स्वागत कोणते साहेब करतील असं त्यांना विनंती करतो. यानंतर न्यू लिफ डायनॅमिक चे पांडुरंग बेलके सर हे पुण्यावर या ठिकाणी आले त्यांचं स्वागत अमर बापारी करतील असं त्यांना विनंती. श्रीकृष्ण पाटील भातृमंडळ चे संचालक यांचं स्वागत अमित सर करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. यानंतर प्रशांत भाऊ तडोले
यांचं स्वागत सुमित गोराकडे करतील असं मी त्यांना विनंती करतो. महापरिषद यानंतर डॉक्टर मिलिंद पाटील, कोषाध्यक्ष महाराष्ट्र लेवा पाटीदार महासंघ, यांचं स्वागत दिलीप सर करतील असं त्यांना विनंती करतो. या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता सर्व पाहुण्यांचं या ठिकाणी स्वागत. तसेच बाकी सर्व आपण लांबून आलेले सर्व शेतकरी बांधव, महिला यांचं सर्वांचं मी कृषी विकास संस्थेच्या वतीने मी सर्वांचं स्वागत करतो, पुरेसे स्वागत करतो. आणि आजचा हा उपक्रम काय आहे याच्याबद्दल प्रास्ताविकासाठी मी अमित सरांना विनंती करतो की थोडक्यात कृषी विकास संस्थेबद्दल आणि प्रास्ताविक अमित सरांनी करावं असं विनंती. आज आपल्यामध्ये इथे उपस्थित कृषी विकास संस्थेचे अध्यक्ष माननीय दिलीपजी नाफडे, सर्व उपस्थित पाहुणे अरुण भाऊ, डॉक्टर मिलिंद सर आणि आपल्याकडे न्यूलीफ आणि इन्फिकोडचे आलेले प्रतिनिधी आणि उपस्थित सर्व शेतकरी, उद्योजक आणि टीम. जसं आता पाटील साहेबांनी सांगितलं की कृषी विकास जे आहे, कृषी विकासने आम्ही नुकतंच 13 तारखेला 34 वर्ष पूर्ण केली, 34वा फाउंडेशन. आणि या 34 वर्षामध्ये तळणीसारख्या एका छोट्या गावापासून सुरुवात करून आज आम्ही देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये पोहोचलेलो आहे. देशातले 4 राज्य, इथे 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, इथे आम्ही प्रत्यक्ष काम करतोय. नागालँडमध्ये आम्ही नागालँड गव्हर्नमेंट सोबत काम करतोय आणि जवळजवळ 10 राज्यामध्ये अप्रत्यक्षरित्या किंवा प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ठिकाणी जे कम्युनिटी इन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग आहे त्याचं काम करतो आहे. तर हे सगळं करत असताना जवळजवळ 250 लोकांची टीम कृषी विकास ही 1 लाखपेक्षा जास्त कुटुंबांसोबत जुडलेली आहे आणि अतिशय वेगवेगळे उपक्रम कृषी विकास राबवतो. उपक्रमांचं अगदी थोडक्यात सांगायचं झालं तर कुठे आम्ही जलसंधारणावरती काम करतोय, कुठे आम्ही शाश्वत शेतीवरती काम करतोय. शाश्वत शेतीचा जर विचार केला तर शाश्वत शेतीमध्ये 3 प्रकारच्या शेतीवरती आम्ही काम करतोय: सस्टेनेबल ॲग्रिकल्चर, रिजनरेटिव्ह ॲग्रिकल्चर आणि ऑर्गॅनिक ॲग्रिकल्चर. शेतीच्या पुढे जाऊन गावामध्ये रोजगार निर्मिती करणं, मग याच्यासाठी शेतीविषयक रोजगार निर्मिती असेल किंवा शेतीपूरक रोजगार निर्मिती असेल, त्याच्यामध्ये शेळीपालन असेल, कुक्कुटपालन असेल, दुग्ध व्यवसाय असेल, याच्यावरती आम्ही काम करतोय. मध्य प्रदेशमध्ये 110 मत्स्य सहकारी संस्था, मत्स्य व्यवसाय सहकारी संस्थांसोबत आम्ही काम करतोय. तर अशा शेतीपूरक वेगवेगळ्या व्यवसायामध्ये सुद्धा कृषी विकासचा हातभार लागलेला आहे. मागच्या 10-12 वर्षामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची निर्मिती करणं आणि त्यांना सक्षमीकरण करणं या माध्यमातून कृषी विकासने जवळजवळ 10-12 राज्यांमध्ये काम केलेलं आहे प्रत्यक्षरित्या. आणि शासनासाठी सुद्धा सल्लागार म्हणून एक महत्त्वाची भूमिका कृषी विकास परिवाराने त्या ठिकाणी निभावलेली आहे. अगदी शासनाच्या गाईडलाईन ज्या तयार करायच्या आहेत त्या गाईडलाईनचा पार्ट म्हणून सुद्धा टीम कृषी विकासचं योगदान त्या ठिकाणी राहिलेलं आहे. आणि वेगवेगळ्या पॉलिसी फ्रेम करताना सुद्धा आपण त्या ठिकाणी शासनाला अनेक चांगल्या त्या ठिकाणी ॲडवाईस त्या ठिकाणी दिलेल्या आहे किंवा इनपुट त्या ठिकाणी दिलेले आहे. मागच्या या सगळ्या उपक्रमांना पुढे नेताना काही इनोव्हेटिव्ह उपक्रम पण आम्ही हातात घेतलेले आहेत. ज्याच्यामध्ये सांगायचं झालं तर ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशनचं इन्स्टॉलेशन. आता आपण द्राक्ष, त्याच्यानंतर डाळिंब आणि ऊस या 3 पिकांवरती एक आधुनिक प्रयोग करतोय प्रिसिजन फार्मिंगचा, ज्याच्यामध्ये नेरो आणि कायरो नावाचे 2 डिव्हाइस आपण इन्स्टॉल केले. जमिनीमध्ये इन्स्टॉल होतो, एक हवेमध्ये इन्स्टॉल होतो आणि त्या माध्यमातून त्या पिकाला चांगल्या पद्धतीनं पाणी आणि अन्नाचं व्यवस्थापन, अन्नद्रव्याचं व्यवस्थापन कसं करता येईल याच्यावरती आपण काम करतोय, जेणेकरून त्याचा खर्च जो आहे तो खर्च कमी झाला पाहिजे आणि त्याची उत्पादकता वाढली पाहिजे. तसेच आपल्या जे वेदरचं जे काही चेंज होते आहे, क्लायमेट चेंज होते आहे, याचा त्या पिकाला कमी फटका बसला पाहिजे या दृष्टीने तो एक प्रयोग आपण करतोय. त्याच्या पुढे जाऊन आपण एक आणखी इथे प्रयोग सुरू केलेला आहे की कापसाचे जे वेस्ट आहे पराठी, त्या पराठीपासून पशुखाद्य तयार करायचा. तो आपला प्रयोग या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. त्या पशुखाद्याच्या निर्मिती आपली सुरू झालेली आहे. त्याच्या पुढचा टप्पा नागालँड गव्हर्नमेंट सोबत आपण ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन इन्स्टॉल करतोय PPP मोडमध्ये.
जिथे आपण 16 ऑटोमॅटिक वेदर स्टेशन गव्हर्नमेंट इन्स्टॉल करते आणि 16 आपण इन्स्टॉल करतोय, जेणे माध्यमातून डिझास्टर जे आपत्ती व्यवस्थापन आहे ते आपत्ती व्यवस्थापन मग ते तिथल्या कुटुंबासाठी असो किंवा शेतकऱ्यांसाठी असो हे त्या ठिकाणी करता येणार आहे, असा एक उपक्रम आहे. याच्याशिवाय ॲग्रिकल्चरमध्ये ड्रोनचा उपयोग वाढवायचा, याच्यासाठी एक महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आपण घेऊन आलेलो आहे, ज्याच्यामध्ये शासनाने एक प्रयत्न केला, पण त्या प्रयत्नामध्ये काही उणिवा राहिल्या. तर त्या उणिवा दूर करण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपण आता घेऊन आलेलो आहे. असं अगदी शेती क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या विषयावर काम करत असताना साधारणतः पोस्ट हार्वेस्ट म्हणजे एका बाजूला आपण उत्पादकतेवर काम करत असताना पीक काढल्यानंतर होणारी जे पिकाची नासाडी आहे त्याच्यावरती सुद्धा काम करणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि अनेक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं केलेलं आहे. कितीतरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे वेअरहाऊसेस तयार झालेले आहेत, कितीतरी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रोसेसिंग युनिट्स तयार झालेले आहेत आणि त्या माध्यमातून या शेतकरी उत्पादक कंपन्या ज्या आहेत त्या मुख्य प्रवाहामध्ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस म्हणजे काढणी पश्चात लॉसेस कमी करण्यासाठी प्रयत्न करतात. यामधला एक महत्त्वाचा टप्पा बऱ्याच दिवसापासून आम्हाला खुणावत होता, तो म्हणजे फळं भाजीपाला या क्षेत्रामध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती लॉसेस होतात. फळं खराब होतात, भाजीपाला खराब होतो किंवा एक वेळ अशी असते की जेव्हा त्या फळांना भाजीपाल्याला मातीमोल भाव असतो आणि मग त्या फळांचा भाव जो आहे हा साधारणतः महिन्या दीड महिन्यांनी 15 दिवसांनी वाढत असतो, पण ते 15 दिवस त्याचं शेल्फ लाईफ नसतं, तो महिनाभर त्याचं शेल्फ लाईफ नसतं. तर याच्यासाठी काय केलं पाहिजे या विषयावरती आम्ही बऱ्याच दिवसापासून विचार करत होतो आणि कोल्ड स्टोरेजची संकल्पना होती, पण कोल्ड स्टोरेज मोठ्या प्रमाणात मोठ्या साईजचे कोल्ड स्टोरेज आपण पाहिले. त्या ठिकाणी शेतकऱ्याला माल घेऊन जाणं, तिथे ठेवणं, तिथलं भाडं देणं आणि मग नंतर विक्रीच्या दिवशी परत काढून आणणं, ह्या सगळ्या गोष्टी चॅलेंजिंग होत होत्या. ह्या छोट्या शेतकऱ्यासाठी पण चॅलेंजिंग होत होत्या, अगदी छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी पण चॅलेंजिंग होत होत्या. मग या विषयावरती आपल्याला काय करता येईल याच्यासाठी आम्ही जेव्हा प्रयत्न करत होतो तेव्हा ERF आणि सी कायनेटिक यांच्याशी आमची चर्चा झाली आणि एक चांगला प्रकल्प त्या ठिकाणी या संस्थांच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी आज इथे तुमच्या सगळ्यांसमोर मांडला आहे. या प्रकल्पांतर्गत मायक्रो कोल्ड स्टोरेजची उभारणी हा आपला उद्देश आहे. मायक्रो कोल्ड स्टोरेज म्हणजे असं कोल्ड स्टोरेज की जे 2 टनाच्या साईज पासून 20 टनापर्यंत ही त्याची साईज असणार आहे. या कोल्ड स्टोरेजला तुम्हाला काय करायचं आहे तर ते कोटा तयार करायचा आहे, त्याच्यावर कोल्ड स्टोरेज इन्स्टॉल करून देणाऱ्या कंपन्या आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्यासोबत आज आपल्याला चर्चा करण्यात येणार आहे. या कोल्ड स्टोरेजचं वैशिष्ट्य असं आहे की याला विजेची गरज नाही, म्हणजे तुम्ही कुठेही करू शकता. या कोल्ड स्टोरेजचं वैशिष्ट्य असं आहे की याला जागा अतिशय कमी लागते, म्हणजे अगदी तुमच्याकडे 3000 स्क्वेअर फीट जर जागा असली तर ती मोर दॅन सफिशियंट आहे. असं अतिशय छोटं कोल्ड स्टोरेज आणि शेतकऱ्यांच्या उपयोगाचं असं कोल्ड स्टोरेज, छोट्या व्यापाऱ्यांचं असं कोल्ड स्टोरेज, असं कोल्ड स्टोरेज या माध्यमातून आपण या भागासाठी देण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रकल्पाचं आणखी एक वैशिष्ट्य असं आहे की काही मोठे शेतकरी नक्कीच हे करू शकतात, पण मोठ्या शेतकऱ्यांसोबतच छोटे व्यापारी जे आहेत जे तालुक्याला सप्लाय करतात त्या व्यापाऱ्यांसाठी पण ही चांगली संधी आहे की ज्यांच्याकडे 1 दिवस 2 दिवस 3 दिवस माल ठेवावा लागतो किंवा ज्यांच्याकडे माल घेऊन त्यांना 4 दिवसांनी तो विकायचा असतो, तर अशा व्यापाऱ्यांसाठी सुद्धा जे लॉसेस होतात ते लॉसेस कमी करता येतील, त्यांचा सुद्धा नफा त्या ठिकाणी वाढवता येण्यासाठी हा एक चांगला माध्यम आहे. आणि हा प्रकल्प जो आहे हा वैयक्तिक शेतकरी सुद्धा राबवू शकतो, हा प्रकल्प जो आहे हा व्यापारी सुद्धा राबवू शकतो, हा प्रकल्प शेतकरी गट सुद्धा राबवू शकतो, हा प्रकल्प शेतकरी उत्पादक कंपनी सुद्धा राबवू शकते. म्हणजे कुठल्याही स्वरूपाचं जे आहे, कुठल्याही स्वरूपाची व्यक्ती किंवा संस्था हे कोल्ड स्टोरेज उभारू शकते, हे या प्रकल्पाचं वैशिष्ट्य आहे. आणि याच्या पुढे जाऊन जर आपण आणखी वैशिष्ट्याचा विचार केला तर त्याच्यामध्ये या प्रकल्पासाठी सबसिडी उपलब्ध आहे. ही सबसिडी शासनाची सबसिडी नाही, हा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग या ठिकाणी आपण लक्षात घेणं गरजेचं आहे. कारण बऱ्याच वेळा लोकांच्या शंका असतात की मग ते शासनाकडे अर्ज सादर करायचा का, मग ती पूर्वसंमती येईल का, मग ती सबसिडी कधी येईल. तर ही प्रक्रिया अतिशय साधी आहे. तुम्ही आमच्याकडे नोंदणी करायची की आम्ही कोल्ड स्टोरेज करण्यासाठी इच्छुक आहोत, मग तुमचं एक असेसमेंट होईल, ऑनलाईन असेसमेंट होईल, त्याच्यामध्ये तुम्हाला प्रश्न विचारले जातील, त्या प्रश्नाची उत्तरं तुम्ही द्यायची आहे. ही प्रश्न जी आहे ही प्रश्न साधारणतः अशा स्वरूपाची असतील की तुम्ही काय करता, तुमच्याकडे कुठली पिकं होतात, तुम्ही स्वतः शेतकरी आहात की व्यापारी आहात, तुम्हाला या कोल्ड स्टोरेजचा कशा पद्धतीनं फायदा होणार आहे किंवा परिसरातील नागरिकांना या कोल्ड स्टोरेजचा कशा पद्धतीनं फायदा होणार आहे, अशा पद्धतीच्या आधारावर आणि तुमचा व्यावसायिक दृष्टिकोन हे कोल्ड स्टोरेज चालवण्यासाठी, तर अशा पद्धतीनं या कोल्ड स्टोरेजच्या उभारणीसाठी जे आहे ते असेसमेंट केलं जातं
आणि या असेसमेंटमध्ये जर असं वाटलं की तुम्ही योग्य आहात त्या कोल्ड स्टोरेजसाठी, तर त्या कोल्ड स्टोरेजसाठी लगेच तुम्हाला सांगितलं जातं की ठीक आहे, तुमचा प्रस्तावाचा आम्ही पॉझिटिव्ह विचार करतोय. तुम्ही तुमचा जे मिनिमम डॉक्युमेंट लागतात, इथे डॉक्युमेंट्स पण फारसे लागत नाही, मिनिमम डॉक्युमेंट लागतात. ते डॉक्युमेंट्स तुम्ही KYC लागतं साधारणतः, ते तुम्ही सादर करायचं. आणि ते डॉक्युमेंट सादर केल्यानंतर तुम्हाला सांगलं जातं की ठीक आहे, हरकत नाही, आता तुमचं मंजूर होते आहे. तुमचं मंजूर झाल्यानंतर तुम्ही तुमचा हिस्सा ज्या कंपनीचं तुम्ही कोल्ड स्टोरेज करणार असाल, आज 2 कंपन्या आपल्यामध्ये आहेत. न्यूलीफ आहे जे बायोमासच्या आधारावरती कोल्ड स्टोरेज ज्यांचं आहे, आणि इन्फिकोल्ड आहे ज्यांचं सोलरच्या आधारावरती कोल्ड स्टोरेज आहे. तर या कंपन्यांना तुम्ही तुमचा हिस्सा जमा केला की सबसिडी यांना जमा होणार आणि लगेच ते तुमचं कोल्ड स्टोरेज इन्स्टॉलेशनचं काम सुरू होणार. साधारणतः असेसमेंट झाल्यापासून अपेक्षित असं आहे की 2 ते 3 महिन्याच्या कालावधीमध्ये आपण एक कोल्ड स्टोरेज उभारू शकणार. तर अशा पद्धतीनं सबसिडी एक वैशिष्ट्य आहे. बायोमासच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी 35% सबसिडी आहे आणि त्याच्या किमती वगैरे ते सांगतीलच. त्याच्या 35% सबसिडी तुम्हाला बायोमासच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी मिळणार आहे आणि सोलरच्या कोल्ड स्टोरेजसाठी 50% सबसिडी त्या ठिकाणी मिळणार आहे. तर अतिशय चांगली सबसिडी या ठिकाणी उपलब्ध आहे. याच्या पुढचं वैशिष्ट्य असं आहे या योजनेचं की याच्यामध्ये कर्ज सुद्धा उपलब्ध आहे. तर हे जे कर्ज आहे, या कर्जाची सुद्धा तुम्हाला माहिती दिल्या जाईल की कशा पद्धतीने हे कर्ज या ठिकाणी उपलब्ध आहे. तर या कर्जाचा व्याजदर जो आहे तो साधारणतः 15% राहणार आहे आणि 1% काहीतरी प्रोसेसिंग फी त्याच्यामध्ये असेल. पण या 15%ची परतफेड जर तुम्ही व्यवस्थित केली तर 6% तुम्हाला इंटरेस्ट सबवेन्शन मिळणार. म्हणजे हे 6% व्याज परतावा तुम्हाला मिळणार आहे. हा व्याज परतावा जर गृहीत धरला तर तुम्हाला 9% रिड्युसिंग बॅलन्स असा व्याजदर या ठिकाणी लागतो. अर्थातच त्याच्याविषयी आणखी काही बाबी असतील तर त्या आपल्या पुढच्या चर्चेमध्ये येऊ शकतात. तर या पद्धतीनं ज्या लोकांना किंवा कंपन्यांना हे सगळं उभारायचं आहे त्यांच्यासाठी ही सुद्धा सुविधा या ठिकाणी उपलब्ध करण्यात आलेली आहे. अर्थातच ते काही पर्सेंटपर्यंतच उपलब्ध होणार आहे. उद्देश असा आहे की आपण हे कोल्ड स्टोरेज उभारलं पाहिजे. तुम्ही शेतकरी असाल, व्यापारी असाल तर तुम्हाला तुमच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना याचा बेनिफिट झाला पाहिजे आणि एकंदरीत आपल्या देशामध्ये जे काही पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होत आहे फळ आणि भाजीपाल्यामध्ये, ते लॉसेस कमी करायचे आहेत असा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. त्या दृष्टीनं आपण हे काही मॉडेल्स या ठिकाणी उभारण्याचा प्रयत्न करतोय. आज प्राधान्यानं आपल्याकडे बुलढाणा आणि जळगाव या 2 जिल्ह्यांमध्ये काही सिलेक्टेड लोक आपण बोलवलेले आहेत आणि महत्त्वाचं म्हणजे या कार्यक्रमासाठी अगदी मोजक्या 50 लोकांनाच आम्ही इन्व्हाइट केलेलं होतं. कारण इथे अशीच मंडळी आपण बोलवलेली आहे ज्यांनी कोल्ड स्टोरेज उभारण्यासाठी इंटरेस्ट दाखवलेला आहे. आपण अशीच मंडळी बोलवलेली आहे की ज्यांच्याकडे काहीतरी पिकं त्या स्वरूपाची आहेत किंवा ज्याच्यामध्ये पोटेन्शियल आहे. अगदी आमचे टीम मेंबर्स पण तुम्हाला जे दिसत आहेत ते असेच मेंबर्स आहेत की ज्यांच्या भागामध्ये शेतकरी कुठे संत्रा करतोय, कुठे काकडी करतोय, कुठे मोसंबी करतोय, कुठे केळी करतोय आणि त्यांच्या भागामध्ये ते पोटेन्शियल आहे. तर असे सगळे लोक इथे जे आहेत ते लिमिटेड ग्रुप आपलं बोलवण्याचा दुसरा उद्देश असा होता की 2 कंपन्यांचे प्रतिनिधी जे इथे आलेले आहेत, अगदी आपण गर्दी केली असती फार मोठी तर त्यांच्यासोबत चर्चा करायला सगळ्यांना संधी मिळाली नसती. तर आज त्यांना लिमिटेड लोकांना बोलवण्याचा हा पण उद्देश आहे की आपण या लोकांशी चर्चा करावी. आपण आपसात सुद्धा चर्चा करू शकता, कारण एखादी व्यक्ती जळगावची आहे, एखाद्याची बुलढाण्याची आहे, एखादी जळगाव जामोदची आहे, एखादी मेहकरची आहे, एक व्यक्ती बुधवळ मधली आहे तर दुसरी व्यक्ती अगदी रावरेवाल मधली आहे. तर अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या कोपऱ्यातली मंडळी आहे. तर आपण सगळ्यांनी मिळून जर हा व्यवसाय समजून घेतला किंवा याचा फायदा कसा होणार आहे हे जर समजून घेतलं तर त्या बाबतीत आपल्याला लवकर निर्णय घेता येईल आणि लवकर या सगळ्या प्रक्रियेमध्ये जाता येईल. आपले सगळ्यांचे काही प्रश्न असतील तर माझी आपल्याला विनंती अशी आहे की या मर्यादित ग्रुपचा फायदा त्याच्यासाठीच होणार आहे आणि म्हणूनच आम्ही बोलवलं की आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं जी आहेत ती सर्व प्रश्नांची उत्तरं या ठिकाणी मिळाली पाहिजे. काही प्रश्नांची उत्तरं आज आम्ही नाही देऊ शकलो तर 2 दिवसांनी 4 दिवसांनी आम्ही बाकी लोकांना विचारून ते देण्याचा प्रयत्न करू, कारण हा या प्रकारचा नवा प्रकल्प आहे आणि काही प्रश्न नाविन्यपूर्ण येऊ शकतात. तर त्या दृष्टीनं पुढचे 2 तास जे आहे, पुढचे 2 तास आपण या ठिकाणी चांगल्या पद्धतीनं हे चर्चासत्र घडवून आणावं अशी आपल्याला विनंती आहे. आपण सर्वजण या ठिकाणी आलात त्याबद्दल आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो आणि मला आशा आहे की आपण या कार्यशाळेच्या माध्यमातून आज नक्कीच पुढे 4-5 कोल्ड स्टोरेज तरी पुढच्या 8 दिवसामध्ये मार्गी लावू शकू, कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्तही लावू शकू. पण निदान तेवढी आमची अपेक्षा आहे की आजच्या माध्यमातून निदान 4-5 लोकांची मंडळी जी आहे पुढे जाईल आणि तेवढे कोल्ड स्टोरेज उभारणीसाठी आपल्याला पुढे नेता येईल. जास्तही झाले तरी हरकत नाही. आपल्याकडे तसं
प्रोव्हिजन उपलब्ध होऊन जाणार आहे याची मला खात्री आहे. तर त्या दृष्टीने मी तुम्हाला सगळ्यांना शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. धन्यवाद सर. सरांनी प्रास्ताविक केलं. प्रास्ताविकमध्ये आपल्याला आज आपण काय करणार आहोत, काय माहिती घेणार आहोत, सर्व काळजीपूर्वक जर घेतली. थोडंसं आजच्या दिवस आपले काही महत्त्वाचे कॉल असतील काय असतील तर थोडंसं त्यांना थांबायला सांगा, जेणेकरून सर्व माहिती घेता येईल. कारण जे रिसोर्स पर्सन आलेले ते कोणी दिल्लीवरून आले, कोणी पुण्यावरून आलेले, आणि हे फोनवरनं आपल्या कोलते साहेबांसोबत तुमची ओळख तुम्हाला फोन केले असतील, पण त्यांना सर्व काही माहिती देता येणार नाही. परंतु हे जे काही तांत्रिक जे काही प्रश्नाचे उत्तर आहेत तर ती व्यक्ती देऊ शकतात, म्हणून आपण त्या ठिकाणी त्यांना बोलवलं. तर मी आता अंकित सरांना विनंती करतो की एक पोस्ट हार्वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे आपण जे काढणी पश्चात आपण जो काही माल विकतो त्याच्याबद्दल ती माहिती देतील. त्याच्यानंतर ते सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज, सोलरवर चालणारं कोल्ड स्टोरेज याच्याबद्दल ते त्याचं प्रेजेंटेशन देतील. तो अंकित जी को मैं यहाँ पे इन्वाइट करता हूँ जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में वो हिंदी में बात करेंगे, क्योंकि वो मराठी नहीं समझ पाते, नहीं बोल पाएंगे, लेकिन वो हिंदी में बात करेंगे. तो अंकित जी से विनती करता हूँ कि वो अपना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर बेस्ड कोल्ड स्टोरेज ये क्या होता है, कैसे चलता है, उसका क्या यूज़ होता है और क्या कितना कॉस्ट लगेगा. दूसरा कहीं एग्जाम्पल हो आपके पास वीडियो वगैरह हो या इंस्टॉल किया होगा तो वो भी हमारे सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बताइए, ताकि वो सोच सके और वहाँ पे जहाँ पे रेफरेंस आप देंगे तो एटलीस्ट वो बात करके समझ सके. तो मैं प्लीज़ अंकित जी को विनती करता हूँ प्लीज़ अपना प्रेजेंटेशन. धन्यवाद सर. मराठी माफ़ करिएगा, मराठी में तो समझ में आती है थोड़ी थोड़ी, मैं बोल नहीं सकता. तो हर कोई बात करता है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, तो होते क्या है. तो जैसे कि आपने सबने बात किया केले की, टमाटर की बात की, सीताफल की बात की और मौसमी की बात की, नींबू की बात की. तो अगर हम इसी पे फोकस करें तो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि आप इसको किस तरीके से खराब होने से रोक सकते हैं. तो टमाटर कैसे खराब होता है, टमाटर आप कच्चा तोड़ेंगे तो वो एक हफ्ते में ही पक जाता है, लाल हो जाता है, और पकने के बाद वो फिर खराब होने लगता है. सीताफल का भी यही है, सीताफल मार्केट में कच्चा बिकता है, पका हुआ कभी बिकता नहीं है, फिर उसके रेट अच्छे नहीं मिलते. तो सीताफल भी हमेशा पकता ही रहता है. अगर वो ज़्यादा पक गया तो आपको ना तो उसका अच्छा दाम मिलेगा और ना ही वो मार्केट में बिक पाएगा. वैसे ही आपका नींबू हो गया, नींबू पकने के बाद वो सुकुड़ने लगता है, सूख जाता है, उसका रस खत्म हो जाता है. तो उसको आप कैसे रोक सकते हैं. सेम मौसम्बी के साथ है और वही आपका संतरे के साथ. तो इसको रोकने के लिए कोल्ड रूम किस तरीके से काम आता है, अगर हम उसकी चर्चा करें तो टमाटर हुआ तो कोल्ड रूम में भी टमाटर पकता रहेगा. ऐसा नहीं है कि वो पकना बंद हो जाएगा, आप हरा रखेंगे तो हरा ही रहेगा, पर ये कोल्ड रूम आपको समय दे देगा. मतलब जहाँ एक हफ्ते में पकना था टमाटर वो 4-5 हफ्ते में जाके पकेगा. और दूसरा है कि जो टमाटर आप रखते हैं अगर खुले में रखा है या फिर आपने क्रेट्स में भर के रखा है तो वो सुकुड़ने लगता है धीरे धीरे, उसकी चमक खत्म हो जाती है. कोल्ड रूम में क्या होता है कि उसकी जो मॉइस्चर है अंदर का जो पानी है वो बाहर नहीं आता. कोल्ड रूम में रखने से उसका फायदा है कि वो चमक उसकी बनी रहेगी और कभी वो सुकड़ेगा नहीं. उसकी जो छिलका होता है, स्किन होती है, वो कभी भी आपका जो रिंकल्स आ जाता है उसमें झुर्री आ जाती है वो नहीं होगा. सीताफल भी क्या होगा, सीताफल आपका पकना बंद कर देगा. या फिर केला क्या होगा, केला भी पकना बंद करेगा. और मौसम्बी है उसका जो छिलका सूखने लगता है, उसका अंदर का जो मॉइस्चर है, जो जूस है वो कम हो जाता है, तो वो उसको भी बंद करेगा कि आपका जो मौसम्बी का छिलका सूखने लगता है उसका रस कम हो गया, उसको मेंटेन करके रखेगा. जो छिलका आपका सूखेगा नहीं, उसका रस उसमें बरकरार रहेगा. तो वो सब चीज़ों का फ़ायदा होता है कोल्ड रूम में. दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि आप कोई भी अपना फल या सब्जी बाहर रखते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है. तो वो कीड़ा ना लगे, तो कीड़ा जब ज़्यादा टेम्परेचर पे होता है फल या कोई भी सब्जी होती है तो कीड़ा बहुत जल्दी ग्रो करता है, उसमें बहुत जल्दी खराब करता है. तो कोल्ड रूम में क्या होता है कि उस कीड़ा बहुत जल्दी, अगर कीड़ा पहली बात तो उसमें कीड़ा लगेगा नहीं कोल्ड रूम के अंदर, और कीड़ा अगर लगेगा भी तो
उसमें बहुत धीरे धीरे वो अपने इफेक्ट कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपका एक हफ्ते में पूरा खराब हो जाएगा, क्योंकि गर्मी में कीड़े को पनपने का टाइम मिलता है, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है। कोल्ड रूम में ठंडी रहती है तो वो मर ही जाता है, उसमें ना उसको पनपने का समय मिलता है और ना ही वो फल या सब्जियों को सड़ा सकता है। तो ये टाइप से फायदे होते हैं कोल्ड रूम के घोस्ट हार्वेस्ट में। और इससे बिजनेस भी आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप केला पकाने का काम कर सकते हैं कि आपका कच्चा केला मार्केट में 8-10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये बिकता है, वहीं आप पका के उसका दुगना भाव ले सकते हैं। तो पका के आप बेचेंगे तो 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये तक आप मार्केट में बेच सकते हैं। दूसरा है कि जो केला पकाते हैं लोग, वो आजकल कार्बाइड से पकाते हैं। कार्बाइड केमिकल अच्छा नहीं है हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अब तो उसका मार्केट में रेट भी अच्छा नहीं मिलेगा। मार्केट में आपने नाम सुना होगा ऑर्गेनिक या फिर नेचुरली रिफाइंड बनाना। नेचुरली मतलब आपका नेचुरल, आप क्या बोलेंगे नेचुरल को? हाँ, नेचुरली आप जब केला को पकाते हैं उसका आपको दाम अच्छा मिलता है। ऑर्गेनिक के नाम से दाम आपको ज़्यादा मिलता है। तो आप बोलेंगे कि जो मेरा केला है वो नेचुरली मैंने पकाया है, तो उसका आपको दाम भी अच्छा मिल सकता है। दूसरा, इसमें आप पकाने का काम, इसमें आप आम को पका सकते हैं, पपीते को पका सकते हैं। तो राइटिंग चैम्बर की तरह भी काम कर सकता है और आपका स्टोरेज की तरह भी काम कर सकता है। तो बेसिकली आपको ये एक समय देगा आपका प्रोड्यूस का अच्छा दाम मिलने के लिए। तो अगर हम टमाटर की बात करें, टमाटर का हार्वेस्टिंग जब चालू होती है वो सारे लोग एक साथ ही करते हैं। मार्केट में जितना टमाटर जाएगा उतना टमाटर का भाव कम होगा, जितना टमाटर मार्केट में कम रहेगा उतना टमाटर का भाव ऊपर जाएगा। तो आप उस चीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मान लेते हैं कि आज अगर भाव उसका सही नहीं है, तो हो सकता है 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद उसका भाव अच्छा मिले। तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कोल्ड रूम में टमाटर को रखें, उसको 3-4 हफ्ते तक उसकी क्वालिटी मेंटेन करके रखें, जो उसकी चमकदार है वो मेंटेन करके रखें, फ्रेशनेस है वो मेंटेन करके रखें। और जब आपको लगे कि मार्केट में दाम अच्छा मिल सकता है तब आप उसको निकाल सकते हैं। तो वहाँ से आपको एक प्रॉफिट मिलेगा, आपको अच्छा दाम मिल के, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी मेंटेन रहेगी और ना वो सुखड़ेगा और ना ही उसकी चमक खत्म होगी। वैसे ही अगर दूसरी सब्जियों की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है। जैसे कि अगर हम फूल गोभी की बात करें तो फूल गोभी क्या है, कुछ टाइम के बाद काली पड़ने लगती है। कोल्ड में आप रखेंगे तो वो सफ़ेद रहेगी, ज़्यादा पकेगी नहीं, काली नहीं पड़ेगी। वही आपका होता है मिर्च के साथ होता है। मिर्च भी काफ़ी लोग आजकल कोल्ड स्टोरेज में रख रहे हैं, तो मिर्च कभी सूखेगी नहीं, काली नहीं पड़ती है या फिर सूखती नहीं है, तो मिर्च का भाव भी आपको अच्छा मिल सकता है। और भिंडी है, भिंडी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि हार्वेस्टिंग जब उसकी होती है तो एक साथ होती है, आपको पेड़ से उसको तोड़ना ही है, नहीं तोड़ेंगे तो वो पकेगी और पकी हुई भिंडी मार्केट में बिकेगी, और आपने तोड़ लिया तो वो खराब हो गया। तो इसका फायदा आपको इस तरह से मिलेगा कि अगर भिंडी आपने तोड़ के रखी, आपके पास ज़्यादा है या फिर मार्केट में भाव कम है, आप उसको कोल्ड रूम में स्टोर करके रखिए, और जब आपको मन करे आपका, जब आपको अच्छा लगे कि ये मार्केट में मेरे को भाव अच्छा मिल सकता है, या पर मेरे पास इतनी भिंडी हो गई है कि मैं उसको मार्केट में लेके जाके एक साथ बेच सकता हूँ, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगा, उस हिसाब से आप अपना प्रोड्यूस कभी भी निकाल सकते हैं। तो सोलर कोल्ड स्टोरेज की अगर बात करें हम, तो ये होता ही नॉर्मल कोल्ड स्टोरेज की तरह है। जैसे आपका कोल्ड स्टोरेज में आप अलग अलग सब्जियाँ रख सकते हैं और खुला करके उसको रखना होता है, उसी तरीके से काम करता है, पर इसमें हम बिजली की जगह सोलर यूज़ करते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि सोलर तो सिर्फ दिन में ही रहता है, सुबह 9 बजे से या 8 बजे से लेकर 3-4 बजे तक की धूप अच्छी होती है जिसमें सोलर काम कर सकता है, तो रात में कैसे काम करेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको एक इसमें वर्किंग प्रिंसिपल दिखा देता हूँ। सोलर से जो बिजली आती है वो हमारी कंट्रोलर में जाती है, वहाँ से वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से पावर आगे चलानी है। तो एक होता है वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, जो अपना स्पीड धूप के हिसाब से बदलता रहता है। अगर सुबह में धूप कम है वो कम स्पीड पे चलेगा, जैसे जैसे धूप बढ़ेगी वो अपनी फुल कैपेसिटी पे आता रहेगा, अपनी स्पीड बढ़ाता रहेगा। इस कंप्रेसर का काम है खाली बर्फ जमा देगा। तो ये थर्मल एनर्जी स्टोरेज है, एक टैंक होता है, बड़ा टैंक होता है, इसमें 1000 लीटर या 2000 लीटर का पानी भरा होता है। उस पानी को क्या करता है कि जब भी कंप्रेसर चलेगा पानी को बर्फ में बनाएगा,
मान लेते हैं कि 2000 लीटर का टैंक है, उसमें से हमने 1600 लीटर का बर्फ बना दिया और 400 लीटर अभी भी पानी है उसमें। वो ठंडा पानी जो है उसको हम एक पानी के पंप से लेते हैं और अंदर चिलर में डालते हैं और वहाँ से हवा को ठंडा करते हैं और फिर वो पानी वापस टैंक में आके बर्फ को पिघलाता है। और जो पंप है और जो चिलर के पंखे हैं, फैन है, उसको पावर मिलती है बैटरी से, और जो बैटरी वो भी बिजली से ही चार्ज होती है। तो इस तरीके से कोल्ड रूम काम करता है। और ये टैंक के अंदर इतनी बर्फ होती है कि आपको 2 दिन का बैकअप मिल जाएगा। तो 2 दिन तक अगर आपका इसमें अगर बिजली ना भी दे तो 2 दिन तक ही काम करता रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि एक दिन आपकी बारिश आ गई या फिर धूप अच्छे से नहीं आई, तो कोल्ड रूम को फिर भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो 2 दिन तक आपको कूलिंग करके देगा। उस तरीके से सिस्टम काम करता है। अब मान लेते हैं कि अब 2 दिन से ज़्यादा की धूप नहीं आई है, या तो बारिश पड़ रही है आपकी 2 दिन तक, या फिर धूप अच्छे से नहीं आई। आई थिंक महाराष्ट्र में कोहरा तो नहीं आता होगा, यूपी में तो काफ़ी कोहरा आता है सर्दी में। तो कोहरे के टाइम पे आपको क्या धूप नहीं आई तो सिस्टम काम नहीं करेगा, कि सोलर को चाहिए चलने के लिए। उस केस में क्या करते हैं कि सिस्टम ऑटोमेटिकली बिजली पे स्विच कर सकता है। जैसे ही उसमें वो देखेगा कि जो बर्फ है वो 30% से कम हो गई, तो वो बिजली ऑटोमेटिकली ले लेगा और उस 30% की बर्फ को 50% कर देगा, और फिर वेट करेगा कि सोलर आए तो फिर वो और बर्फ बनाए। अगर सोलर नहीं आता तो फिर से बिजली पे चला जाएगा। तो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक ऑपरेशन है इसमें, आपको कुछ करना नहीं है। आपको जो भी स्टोर करा है उसके हिसाब से बस टेम्परेचर सेट करना है। मान लेते हैं आपने टमाटर स्टोर किया है तो 7 डिग्री उसका टेम्परेचर होता है ऑप्टिमम। 7 डिग्री पे आप उसको रखिए और वो सेट कर दीजिए। उसके बाद सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा, आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें सोलर आ रहा है तो सोलर से काम करेगा, और नहीं है तो फिर बर्फ़ से काम करेगा। और अगर दोनों ही खत्म हो गया, बर्फ़ भी नहीं है और सोलर भी नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली बिजली पे जाके आपके टेम्परेचर मेंटेन करके रखेगा। पर हालांकि महाराष्ट्र में इतनी ज़्यादा सर्दी में भी कोहरा होता नहीं है, सिर्फ बारिश के समय में इसको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है अगर 2 दिन तक लगातार बारिश पड़ रही है। और उस टाइम वैसे भी आप जैसे कि इसमें बैकअप 2 दिन का अगर मैं बोलूँ तो उसमें होता है कि आपका 10% की प्री कूलिंग भी होती है। मान लेते हैं कि हम 10 मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं, 10 मेट्रिक टन के सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो उसका 10% हुआ 1000 किलो। तो इसमें डेली आप 1000 किलो ठंडा कर सकते हैं जो आप अपना हार्वेस्टिंग करें। जो आपका नई फल या नई सब्जियाँ आ रही हैं उसको 1000 किलो ठंडा कर सकते हैं डेली। आप 1000 किलो आज करिए, 1000 किलो कल करिए, उन दोनों को 2000 किलो को ठंडा करने के बाद ये 2 दिन का बैकअप देता है। अब बारिश में अगर बारिश पड़ रही है आपकी तो आप हार्वेस्टिंग भी नहीं करेंगे, आप तोड़ेंगे भी नहीं, आपका डेली का माल आया नहीं, तो इसका बैकअप 2 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि आपने नया माल नहीं रखा। और जो नया माल रखते हैं आप उसको ठंडा करने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए वो बहुत ज़्यादा होती है, मुकाबले कि आप टेम्परेचर खाली बस मेंटेन कर रहे हैं। आप अगर 10 डिग्री है तो आप 10 डिग्री मेंटेन कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा कम लगती है। और जो प्री कूलिंग है, जो आप 1000 किलो नया मटेरियल डालेंगे, उसमें नया माल डालेंगे, उसको ठंडा करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो अगर आप नया माल नहीं डाल रहे तो उसकी जो बैकअप है वो 3 दिन भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये कोल्ड रूम काम करते हैं। इसमें किसी को अगर कुछ पूछना है कि किस तरीके से बर्फ़ जमाते हैं, किस तरीके से ठंडा करते हैं, तो आप पूछ सकते हैं। इसमें अलग अलग सब्जियां, टमाटर, सबको अलग अलग टेम्परेचर बनाना पड़ता है या एक ही टेम्परेचर में पूरा होता है? तो सेटअप हमारा एक ही रहता है। आपको मैं अगला बता देता हूँ। ठीक है, इसमें कनेक्ट कीजिए आपको। इसमें बैकअप के बारे में आप बात कर रहे थे जी। तो बैकअप मतलब आपका कहना है कि आपके पास ऐसे बादल वगैरह भी रहे तो 3-4 दिन तो ये चल जाएगा। हाँ, कम से कम 2 दिन तो चलेगा। अगर आप डेली का 1000 किलो भी ठंडा कर रहे हैं तो 2 दिन तो चलेगा। लेकिन ये सब्जियों के केस में, और फल उसमें रखे हुए हैं तो दोनों ही केस में। अच्छा, हमारा तो काम ही कूलिंग का है, उसको फल हो या सब्जी हो। तो 2 दिन का जो बैकअप की बात हम कर रहे हैं 4 डिग्री या 1 डिग्री में बात कर रहे हैं। हाँ। अगर आप इसको 15 डिग्री में रखेंगे तो आपका एनर्जी कम लगेगी, तो बैकअप और ज़्यादा हो जाएगा। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ 4 डिग्री की बात कर रहा हूँ कि 2 दिन का बैकअप है। अगर आप इसको मान लेते हैं केला पका रहे हैं तो केला 15 डिग्री पे या 14 डिग्री पे या 16 डिग्री पे पकता है,
हाँ। मैं जो डाटा दे रहा हूँ वो 4 डिग्री का है। तो केले के लिए बैकअप 3-4 दिन भी हो सकता है। और केला पकने में कितने दिन लगेंगे? केला पकने में अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग दिन लगता है। आई थिंक 17-18 डिग्री से स्टार्ट होता है। 17-18 डिग्री में 4 दिन में केला पक जाता है। 13 डिग्री में पकने के लिए उसको 7 दिन लगते हैं। तो आपका मतलब है कि आज मैंने केला डाला जी। और कल से बादल आ गए, जी फिर भी मेरे पास उतना बैकअप रहेगा कि मेरा केला खराब नहीं होगा वो जी जी जी। अगर इसमें बर्फ पूरी है 2-3 दिन 4 दिन तक भी बैकअप दे सकता है, क्योंकि केला आप एक ही बार डालते हैं। 4 दिन लगेगा तो आपको दोबारा ठंडा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस टेम्परेचर मेंटेन करने हैं। तो उसमें फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और धूप ऐसा नहीं है कि आपका एक दिन बारिश पड़ी है, 2 दिन बारिश पड़ी, 2 दिन तक बारिश पड़ने के बाद फिर से धूप तो आती है, थोड़ी बहुत तो आती है। सर कभी कभी क्या रहता है 4-5 दिन तक कंटिन्यू बारिश रहती है, लगातार बारिश होती रहती है, तो उस टाइम में धूप निकलती ही नहीं। जी जी। तो उस टाइम में कब तक बैकअप देगा? तब वो अपना जो फसल की खराब देखिए 2-3 दिन का बैकअप तो देगा ही। 2-3 दिन के बाद इसको बिजली चाहिए। हाँ, तो वही सिस्टम फिर बिजली के लिए इसको अरेंजमेंट वही बात करेंगे कि फिर तो ये उसमें रखी हुई फसल तो खराब हो जाएगी 2 दिन के बाद। जी जी जी। उसमें आपको बिजली चाहिए होगी, तो वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया। आपका साल भर में कितना 1 महीना या 2 महीने बारिश पड़ती है, 1 महीना ही बारिश पड़ी है अच्छे से, 1 महीने से ज़्यादा अच्छा बारिश नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें आपने बोला ना कि जैसे उसका ऑप्शन के इलेक्ट्रिकल में स्विच होगा वो जी वो ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक है सिस्टम। आप बारिश कर रहे हैं 4-5 दिन, हाँ। तो उसको इलेक्ट्रिकल सोर्स ले सकता है, वो अपने आप ले लेते हैं। तो उसमें भी आप बच सकते हैं। हाँ हाँ। तो ऐसा नहीं है कि आपको कुछ करना है, आप बस इसमें कनेक्ट करके रखिए बिजली। और बिजली भी अगर मैं बात करूँ तो आपको एक आगे सिस्टम दिखाऊंगा, उसका खर्चा भी बताऊंगा, बिजली का खर्चा कितना आता है। तो आप एक बार थोड़ा सा आगे एक सवाल अंकित इस पे था कि समझो अगर बादल काफी दिन मतलब पूरा दिन कभी कभी ही रहते हैं, एक आध दिन, लेकिन आधा दिन बादल रहते हैं, आधा दिन धूप रहते हैं, तो मिनिमम चार्जिंग टाइम जो है इसका एक दिन में कितना समय अगर बिजली मिलती है तो सॉरी सनलाइट मिलता है तो इसका चार्जिंग हो जाएगा? देखिए 2 दिन का बैकअप बनाने के लिए उसको एक पूरा 16 दिन का चाहिए। 9 बजे से नहीं 12 घंटे नहीं, 9 बजे से 3-4 बजे तक इसको 6-7 घंटे मतलब 6-7 घंटे का बैकअप चाहिए 2 दिन का बैकअप बनाने के लिए। अगर आपका धूप कम आती है तो हो सकता है 1 दिन का बैकअप ले लें। और जो मैं 1 दिन की बैकअप की बात कर रहा हूँ उसमें सब इंक्लूड है, प्री कूलिंग भी है और आपका मेंटेनेंस भी है। तो हम अलग अलग साइज के कोल्ड रूम बना सकते हैं। हम अलग अलग साइज के कोल्ड रूम बना सकते हैं। हम 2 मेट्रिक टन से स्टार्ट करके हैं और 200 मेट्रिक टन, आप 1000 मेट्रिक टन की बात करें तो वो भी कर सकते हैं। और हमारे पास अलग अलग टेम्परेचर रेंज है। तो जैसे 4 से 12 डिग्री, 0 से 15 डिग्री माइनस में भी जा सकते हैं। और अलग अलग चैम्बर के ऑप्शन है आपके पास, आप सिंगल चैम्बर रख सकते हैं, 2 चैम्बर, 5 चैम्बर रख सकते हैं, साइज के ऊपर रहता है। और अलग अलग बैकअप भी हम देते हैं। तो जैसे ये मेगाजूल में जो लिखा है सबसे नीचे 120, 240, 400, 500, तो अलग अलग साइज में अलग अलग बैकअप भी दे सकते हैं। आप अगर चाहें कि मेरे को 2 दिन का बैकअप नहीं चाहिए, हम 1 दिन का भी कर सकते हैं उसको। या फिर जो 2 दिन का बैकअप है उसमें रूम का साइज बढ़ा के उसको 1 दिन कर सकते हैं। तो आपको 10 मेट्रिक टन के सिस्टम में 20 भी कर सकते हैं उसको। या उसमें क्या होगा कि आपका 2 दिन की जगह 1 दिन का बैकअप होगा। वो चीज़ हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि फिर अगर एक दिन भी अगर धूप नहीं आती है तो फिर अगले दिन आपको बिजली यूज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्लीज। ये हमारे मिल्क कूलर्स है। मिल्क कूलर्स में भी हम मिल्क में भी काम करते हैं, पर आई थिंक ये रेलेवेंट नहीं है तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। नेक्स्ट फोटो। हाँ, तो ये टाइप का हमारा सिस्टम होता है। तो सफ़ेद वाला पार्ट है वो कोल्ड रूम है, 3 वाला पार्ट है उसमें हमारी पूरी मशीनरी होती है। तो जो भी टैंक की मैंने बात की जहाँ पर बर्फ चलता है, उसका इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल, उसकी बैटरी सब इस रूम में रखी है। आप इस रूम में ताला लगा सकते हैं। तो इस टाइप का थोड़ा सिस्टम दिखता है। कोल्ड रूम के ऊपर ही हम सोलर लगा देते हैं तो आपकी जगह भी बच जाती है। उसी के नीचे आपका कोल्ड रूम होता है, तो कोल्ड रूम के ऊपर धूप भी नहीं आती और धूप नहीं आएगी तो आपका बैकअप भी अच्छा रहेगा उसमें। और मल्टी चैम्बर की अगर हम बात करें तो ये अभी हमने रिसेंटली कोल्ड रूम लगाया है मिजोरम में। ये 100 मेट्रिक टन का सिस्टम है, अभी तक का सबसे बड़ा सोलर का सिस्टम ये हमने ही लगाया है इस टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 कमरे हैं, इसमें 30-30 मेट्रिक टन के 3 कमरे हो गए हैं। तो इसमें क्या है कि आप एक चैम्बर में
हर चैम्बर में आप अलग टेम्परेचर रख सकते हैं। एक में आप 4 डिग्री रखिए, एक में 10 रखिए, एक में 15 रखिए। तो आपके पास अगर 2-3 प्रकार की सब्जियां हैं, 2-3 प्रकार के फल हैं, तो आप उसको अलग चैम्बर में अलग टेम्परेचर पे रख सकते हैं। और मल्टी चैम्बर का फायदा क्या है कि जैसे कि आप बात करें कि नींबू, संतरा और केला, तो जब केला पकना चालू करेगा तो वो इथाइलिन जनरेट करेगा, गैस जनरेट करेगा पकते टाइम। और नींबू या उसके साथ और कोई भी फल या कोई सब्जी रखी जो इथाइलिन से सेंसिटिव होगा, जैसे कि अगर हम बात करें कि टमाटर इथाइलिन जनरेट करता है और पत्ता गोभी इथाइलिन अगर वो कॉन्टैक्ट में आई तो पीली पड़ने लगती है। तो आपने पीली होती है देखी हो कि मार्केट में पीली कभी हो जाता है पत्ता गोभी, तो वो इसीलिए होता है कि वो इथाइलिन गैस के कॉन्टैक्ट में आया। तो उन दोनों को हम एक साथ नहीं रख सकते। तो इसलिए मल्टी चैम्बर का फायदा है कि आप जो एक साथ सब्जियां नहीं रख सकते, आप उनको अलग अलग जगह रखिए। तो उससे आपको फायदा मिलेगा कि एक सब्जी आपकी दूसरों को इफेक्ट नहीं करेगी। दूसरी बात है कि काफ़ी सब्जियों में एक होता है चिलिंग इंजरी। तो आपने टमाटर में देखा होगा कि काला धब्बा पड़ने लगता है जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं, तो एक पॉइंट से काला होने लगता है, उसमें छेद होने लगता है। आप फ्रिज में अगर मिर्च रखते हैं तो वो भी गलने लगती है, काली पड़ जाती है, तो वो होता है चिलिंग इंजरी। तो आप अगर आप बहुत सारे फल और सब्जियां एक ही रूम में रख रहे हैं, किसी को चाहिए 7 डिग्री, किसी को चाहिए 10 डिग्री, किसी को चाहिए 4 डिग्री, तो आप एक टेम्परेचर कोई मेंटेन नहीं कर सकते। अगर आपने 10 डिग्री मेंटेन किया, हो सकता है बाकी 2 खराब हो। आपने 4 डिग्री मेंटेन किया तो हो सकता है बाकी 2 खराब हो। जैसे आलू और टमाटर और केला या फिर आम हो गया, तो केले को चाहिए 13 डिग्री, आम को भी लगभग 14 के आसपास ही चाहिए होता है, टमाटर को 7 डिग्री चाहिए होता है, आलू को चाहिए 4 डिग्री। आपने आलू और टमाटर एक साथ रखा, तो अगर आपने 7 डिग्री रखा तो आलू खराब होगा, आपने 4 डिग्री रखा तो टमाटर खराब होगा। तो मल्टी चैम्बर का फायदा है कि आप अलग अलग सब्जियों को अलग अलग रूम में रख के उसकी सेल्फ लाइफ अच्छे से बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हमारा सिस्टम एक बिहार में लगा हुआ है, 2 सिस्टम लगाए थे हमने। ये भी मल्टी चैम्बर का है। इसमें वो केला भी पकाते हैं, इसमें वो सब्जियां भी रखते हैं जब उनके पास अपनी सब्जी होती है, इसमें वो फल भी रखते हैं। तो इनका मॉडल है कि खुद की सब्जियां जो है वो तो रख ही रहे हैं, और यहाँ पर केला होता नहीं है, इनके अपना उगाते नहीं है, कहीं से केला मंगा के उसको पका के फिर मार्केट में बेचते हैं। तो इनका मॉडल है कि अपनी सब्जियां तो रख ही रहे हैं, साथ में क्या कर रहे हैं कि बाहर से केला मंगा के उसको पका रहे हैं, उसको मार्केट में बेच रहे हैं। और अगर खाली केला लेने तो कोई फल वाला आएगा नहीं, उसको 2-3 टाइप के और फल भी चाहिए। तो वो क्या करते हैं, इसमें बाहर से अनार भी मंगाते हैं, सेब भी मंगाते हैं, ड्रैगन फ्रूट भी लेते हैं, अंगूर, संतरा। तो उनका मॉडल है कि उन्होंने एक कोल्ड रूम बना लिया, वहाँ पर अलग अलग टाइप की सब्जियाँ रख रहे हैं, फल रख रहे हैं, और जो भी वहाँ के आसपास के 10-12 गाँव या 20 गाँव के जो सब्जी बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, वो यहाँ से लेके जाते हैं। तो उनका मॉडल ये हब हो गया कि अगर किसी को वहाँ फल बेचना है, सब्जी बेचनी है, तो वो इनके यहाँ आता है और वहाँ से सब्जी लेके जाता है और अपना बेचता है। तो इनको भी फायदा है कि इनकी खुद की सब्जियाँ तो रख ही रहे हैं, साथ में उसके अलावा वे बिजनेस कर रहे हैं, फल बेच रहे हैं और केला पका के बेच रहे हैं, तो दुगना प्राइस उनको केले का मिल जाता है। तो वो फायदा इनको है। अगर कोई ट्रेडर है या फिर कोई फार्मिंग नहीं कर रहा किसी चीज़ की, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फार्मिंग करके ही उसको बेचे, आप उसको ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। कच्चा केला लीजिए, उसको पकाइए, आगे बेचिए। या फिर जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, अंडे का एग्जांपल है। तो अंडा भी आप इसमें रख सकते हैं। अंडे की लाइफ इसमें आप 3-4 महीने, 6 महीने तक आप अंडा इसमें रख सकते हैं। तो जैसे कि नवरात्रि में अंडा काफ़ी कम लोग खाते हैं और सावन में लोग अंडा नहीं खाते हैं, उस टाइम या फिर गर्मी में लोग अंडा नहीं खाते हैं, तो उस टाइम जो अंडे का भाव है बहुत कम हो जाता है, 3-4 रुपये ही हो पाता है कच्चे अंडे का भाव। अब 3 महीने बाद वही अंडा आपका 5 रुपये 6 रुपये पर पीस मिलता है। इसमें आप 3 महीने के लिए अंडा रोक के हर अंडे पे कम से कम आप 2 रुपये ले सकते हैं। मान लेते हैं आपने 2 लाख अंडे रखे या 3 लाख अंडे रखे और 3 महीने बाद उसको आप 2 रुपये मिला, तो आपको सीधा प्रॉफिट यहाँ पे 6 लाख का हो जाता है। और अगर आपको हर अंडे पे 2 रुपये मिल गया, तो वो टाइप के भी इसमें आप बिजनेस कर सकते हैं। और इसकी अगर हम पर्टिकुलर सिस्टम की बात करें, इसमें स्पेसिफिकेशन अच्छे थे, 2 दिन का बैकअप था इसमें, और बिजली इनके पास कनेक्ट है, पूरे टाइम कनेक्ट है, सिंगल फेस पे चलता है। इनके जो बिजली का खर्च है वो
500 से 600 रुपये पर मंथ का आता है, यानी कि 6,000 रुपये की बिजली साल भर में लेते हैं। 6 से अगर ज़्यादा हुआ तो 10,000 की बिजली लगेगा, तो इतना ही इनका बिजली का खर्चा है। तो ये फ़ायदा होता है आपका अच्छे स्पेसिफिकेशन होने का, 2 दिन का बैकअप है इसमें। तो अगर बिजली वहाँ पे 2:25 से नहीं आती है तो वो अपना बैकअप से काम करता रहता है, तो ये फ़ायदा है। और इसमें बिजली आपकी क्या है 500 से 600 रुपये एक महीने में लगेगी, तो आपको ज़्यादा खर्च भी नहीं है। कंप्लीटली ऑटोमेटिक सिस्टम है, आपको इसमें ऑपरेटर नहीं चाहिए कुछ करने के लिए, आप इसमें रखिए। आप चाहें तो दिन में एक बार सुबह एक बार शाम को आपके अपने आके कोल्ड रूम खोल के देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, कैसे सब्जी है। बाकी आप टेम्परेचर की बात करें या फिर कितनी इसमें बैटरी है, कितना इसमें बर्फ़ है, वो आप ऑनलाइन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। तो आप मोबाइल पे देख सकते हैं कि मेरे किस चैम्बर में कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है और कितना मेरा बर्फ़ बाकी है, बिजली आ रही है कि नहीं आ रही, और बैटरी का वोल्टेज कितना है, वो सब आप ऑनलाइन अपने मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे देख सकते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, ये हमारा सिस्टम एक उड़ीसा में लगा हुआ है, 30 मेट्रिक टन का सिस्टम है और इसमें 3 चैम्बर हैं। वो अलग अलग सब्जियां फल अपने अलग अलग टेम्परेचर पर रख सकते हैं, जिसके हिसाब से उनको रखना है। ये सिस्टम की खास बात है कि ये लगा है मार्केट प्लेस में, जहाँ पर लोग अपने फल और सब्जियां बेचते हैं, उसी के आसपास ही लगा हुआ है। इसका फायदा है उनको कि जब सब्जियां आपने देखा होगा मोस्टली कि जब फल वाले या सब्जियां वाले शाम जब होती है वो अपना माल सस्ते में बेच के ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उनका उस दिन नहीं बिका तो कल उसको दाम वैसे भी अच्छे नहीं मिलने उसके। तो इसीलिए वो क्या करते हैं कि अगर उनका मान लेते हैं 2-3 क्रेट फल बच गए तो वो कोल्ड रूम में रखते हैं, वो उनको 3-4 रुपये का चार्ज करते हैं पर क्रेट, 3-4 रुपये वो क्रेट में इसमें रखते हैं। वो 3 रुपये उनका इन्वेस्टमेंट है क्रेट का। उनको रात को रखेंगे, सुबह फिर से उसको बेचेंगे तो उनको क्वालिटी उसकी खराब नहीं होगी। उसी तरीके से ये अपना इसमें ये पूरा मार्केट वालों के लिए, इसमें कोई किसान नहीं करता, कुछ करता नहीं है। जो भी वहाँ मार्केट में अपना फल और सब्जियाँ बेच रहे हैं वो ये इसमें रखते हैं रेंटल बेसिस पे, और इसको जो ऑपरेट करती हैं वो सारी महिलाएं हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं का जो इसको ऑपरेट करता है, वही इसका ऑपरेशन देखता है, वही इसका जो फाइनेंशियल है वही फाइनेंशियल देखते हैं। सिस्टम ऑटोमेटिक, और लोगों को फ़ायदा इसका है कि उनको अपना जो प्रोड्यूस है वो सस्ते में बेचना नहीं पड़ेगा। या फिर जैसे हम बात करें कि अगर आपके लिए किसानों के लिए बात करें तो अगर आपको रेट अच्छा नहीं है आज तो आप इसमें रखिए, आप बोलिए कि मेरे को रेट इतना चाहिए, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं, मेरा तो सामान रखा हुआ है, मेरा ख़राब नहीं होगा, तो आप उसको 2 दिन बाद फिर से बेच सकते हैं। या फिर आपके पास एक किसान है जिसके पास कम प्रोड्यूस है, दूसरा किसान है जिसके पास और प्रोड्यूस है, तो अगर कोई कम प्रोड्यूस लेगा तो उसका रेट अच्छे वैसे भी नहीं मिलने वाला। आपके पास ज़्यादा है, आपके पास ग्रुप है, 4-5 किसानों का ग्रुप है, तो आप उनसे नेगोशिएट भी कर सकते हैं कि मैं तुमको इतना माल दूंगा और मेरे को इतना पैसा चाहिए, तो आपको उस चीज़ का भी फायदा है। ये हमारा सिस्टम एक स्पेशल सिस्टम है, लद्दाख में लगाया हमने आर्मी के लिए। तो लद्दाख में जो होता है कि जो सर्दी में जो टेम्परेचर होता है वो -20 -21 पहुँच जाता है, और उसमें भी उनको 4 डिग्री हम मेंटेन करके दे रहे हैं। तो ये है कि इसमें हीटिंग और कूलिंग दोनों होती है, तो गर्मियों में ये ठंडा करता है और सर्दियों में ये गर्म करता है। तो वहाँ पर 4 डिग्री हमेशा ही मेंटेन करके देता है उनकी सब्जियों के लिए। अब वैसे तो सारे फोटोज ही आ गए, तो ये हमारा 10 मेट्रिक टन का फोटो है। इसमें हमने 3 चैम्बर बनाए हैं, एक चैम्बर बड़ा है 5 मेट्रिक टन का, 2 चैम्बर 2.5 मेट्रिक टन के हैं। एक में वो पूरे टाइम में आलू रखते हैं या फिर जो उनको ज़्यादा टाइम के लिए सब्जी रखनी है वो रखते हैं। तो 5 मेट्रिक टन में वो आलू रखते हैं और 2.5 में वो अलग अलग फल और अलग अलग सब्जियाँ रखते हैं। कितना 10 मेट्रिक टन? ये 10 मेट्रिक टन, 5 मेट्रिक टन का है, ये 5 का और 2.5 का। हाँ, ऐसे 3 हमने चैम्बर बना दिए। इसमें आप 4 भी कर सकते हैं। तो 4 जैसे कि अगर हम केला पकाने की बात करें, केला 4 से 5 दिन में पक जाता है। आपने अगर ये 10 टन में मैक्सिमम कितना चैम्बर रख सकते हैं? 4 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। और जगह कितनी लगती है सर? जगह तो
30 बाय 12 के आसपास की जगह लगती है। कितने टन के लिए? 10 4 चैम्बर का फायदा क्या है कि जैसे कि आप केले की अगर बात करते हैं तो केला आपका 4 से 5 दिन में पकता है, और अगर आप सिंगल चैम्बर रखेंगे उसको तो आपके पास एक तो ज़्यादा सामान होगा बेचने के लिए। आपके पास 10 टन के आसपास या 8 टन के आसपास केला होगा, आप उसको बेचेंगे तो वो ज़्यादा टाइम में भी बिकेगा। फिर आपके पास 5 दिन के लिए आपके पास 5 दिन के लिए आप केला पका रहे हैं बस, अगला जो आप सेकेंड आएंगे। इसमें फ़ायदा है कि आप 2.5 टन के अगर 4 बनाते हैं तो आपके पास एक तो सामान कम है बेचने के लिए, और आपके पास लगातार केला है बेचने के लिए। तो आपने पहली बार यहाँ पर एक चैम्बर में रखा, जब तक आप चौथा चैम्बर भरेंगे तब तक आपका पहले वाला पक जाएगा, आप उसको बेचिए। जब आप उसको भरेंगे तो सेकेंड वाला, तो आपका रोटेशन लगातार आपका प्रोड्यूस आपके पास रहेगा। तो वो फायदा है आपका केला पकाने में मल्टी चैम्बर्स का। कॉस्टिंग है उसका, जैसे एक चैम्बर का तो सेम कॉस्टिंग, अगर हम 4 चैम्बर बनाए तो सेम कॉस्टिंग मिल जाएगा। कॉस्टिंग की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए, एक तो डोर एक्स्ट्रा दे रहे हैं। बेसिकली कॉस्टिंग अगर हम अपनी बात करें तो एक सिंगल चैम्बर में एक दरवाजा होता है, उसमें 2 है, 3 में 3 है, और बीच में एक पार्टीशन है। फिर उसमें क्या है कि जो चिलर है वो बड़ा होता है सिंगल चैम्बर में, उसमें फिर छोटे चिलर आते हैं, उसमें फैन भी छोटे करने पड़ते हैं। तो कॉस्ट इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती है पर चैम्बर की, तो मार्जिनल है। ऐसा नहीं है कि आपको 2 चैम्बर अगर हम दे रहे हैं तो आपको 3-4 लाख रुपये का चार्ज करेंगे, वैसा नहीं होता। NMT में अगर मैं बात करूँ तो 2 चैम्बर करने का चार्ज उसमें आई थिंक कुछ 90,000 के आसपास का। तो उसमें हम डोर हो गया, पार्टीशन हो गया, चिलर हो गया, और हमारा क्या पंप से कूलिंग होती है तो एक पंप एक्स्ट्रा आ जाता है। उस तरीके से इसकी कॉस्टिंग। टेम्परेचर रेंज क्या रहती है, कम से कम कितना रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितना? देखिए पानी की अगर हम बात करें तो पानी 0 डिग्री पे जमा है, तो अगर हम आपको 4 डिग्री चाहिए तो हम आपको सीधे पानी ही देंगे, पानी की बर्फ बनाएंगे, उससे हम 4 डिग्री मेंटेन कर सकते हैं। 4 के नीचे जैसे ही जाते हैं हम, जैसे कि अगर आपको 1 डिग्री चाहिए उसमें हमको पानी से हमको 1 डिग्री नहीं मिल सकती, बर्फ से 1 डिग्री नहीं मिल सकता। उसमें हम PCM डालते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, कुछ नमक होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आइसक्रीम वाले जो होते हैं बर्फ फोड़ के उसमें नमक डाल देते हैं और उसका टेम्परेचर नीचे हो जाता है, उसी तरीके का कुछ केमिकल्स होते हैं, वो भी नमक ही होती है और कुछ नहीं होता। उससे हम क्या पानी का टेम्परेचर नीचे ले आते हैं, तो -3 -4 के आसपास ले आते हैं, उससे हम 1 डिग्री ले आते हैं। वो टेम्परेचर मेंटेन करने का जो मैकेनिज्म है वो इजी है या कुछ टेक्निकल पर्सन? नहीं, आपको बस एक बटन आपको डिस्प्ले मिलेगी, उसमें आप टेम्परेचर सेट करके बस नहीं है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। ये इसका इंस्टॉलेशन हुआ है जी, ये इंस्टॉलेशन जो हुआ है, जो सपोर्ट है वो कंप्लीट है या कैसा है? ये तो सर हमारा पहले वाला मॉडल था। पहले वाला। हाँ, तो इसमें हम क्या करते थे कि ये वैसे बेसिकली 40 फीट का है, और ये जब ट्रांसपोर्ट ये पूरा हमारी कंपनी में बनता था, और फिर हम इसको बेचते थे साइड पर। तो साइड पर वो आप नीचे पिलर देखते हैं, कुछ 6 पिलर है, 3 पिलर इधर है, 3 उधर है, खाली पिलर्स के ऊपर रखा हुआ है। और इसमें दिक्कत है कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो महंगा हो जाता है, क्योंकि उसके लिए चाहिए ट्रेलर, और 40 फीट का ट्रेलर गांव में आने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये हमने बेंगलोर में भी भेजा है, ये बेंगलोर का फोटो है, एक हमने मिजोरम में भेजा था, मिजोरम का भी फोटो है। तो मिजोरम में पहाड़ी रास्ते पे 40 फीट का ट्रक घुमाना वो सब काफ़ी मुश्किल होता है, और उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए हमने ये मॉडल बनाना बंद कर दिया। 5 MT में बना रहे हैं अभी भी, पर वो भी बहुत कम बिकता है। आप एक बार नेक्स्ट फोटो दिखाइए। अब अभी हम ये टाइप के सिस्टम बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि आप बस प्लेटफॉर्म बनाते हैं, प्लेटफॉर्म के ऊपर कोल्ड रूम अपना इंस्टॉल करते हैं। हाँ, तो ये पूरा का पूरा जो आता है डिसअसेंबल फॉर्म में आता है। जो हमारा टैंक है, रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, वो हम कंपनी में मैन्युफैक्चर करते हैं, जिसकी लगभग 7.5 फीट के आसपास की हाइट होती है, और 5 MT में छोटी होती है, 5 फीट के आसपास की हाइट होती है। वो पूरा मैन्युफैक्चर होता है, बाकी ये पूरा डिसअसेंबल फॉर्म में आएगा। तो हम आपके ही यहाँ पर कोल्ड रूम को असेंबल करेंगे, आपके यहाँ पर पूरी वायरिंग और पाइपिंग जो भी है, सोलर का स्ट्रक्चर, सोलर पैनल्स सब आपके यहाँ असेंबल होगा। उसमें क्या होता है कि जगह कम चाहिए, ट्रक नॉर्मल वाले जो ट्रक हैं वही आ जाते हैं, तो कुछ स्पेशल भी नहीं होता, इसमें ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी कम हो जाता है। सर इस केस में 5 MT और 10 MT में कितनी जगह रिक्वायर्ड है? 5 MT लगभग 20 बाय 8 का होता है, 20 फीट बाय 8 फीट का। 10 MT का कुछ 30 फीट बाय 12 फीट, या फिर चेंज भी कर सकते हैं आपके जगह के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि अगर हम 20 बाय 8 का बोल रहे हैं तो 20 बाय 8 की ही जगह चाहिए, आपके
आपके पास अगर 15 बाय 12 की जगह है या 15 बाय 15 की जगह है उसमें भी लगा सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल। कैपेसिटी उतनी रहेगी जगह बदलने में? कैपेसिटी उतनी ही रहेगी। ये 20 बाय 8 जो आप बोल रहे हैं वो सिर्फ उस खाली उसके रूम का लिए है, खाली रूम का है। रूम जो अपना जाएगा वो और ज्यादा जगह लगेगी। सोलर थोड़ा ज्यादा जगह लेता है। तो वो क्या ऑपरेशन के लिए भी जगह चाहिए ना, वो भी कंसीडर करते हैं हाँ, कि माल आपको- डालना, माल निकालना। माल डालना है, निकालना है, फिर क्या है थोड़ी सी हवा निकालने के लिए भी जगह चाहिए होती है। जो गर्म हवा आपका रेफ्रिजरेशन सिस्टम जैसे एसी में बाहर की यूनिट होती है वो गर्म हवा बाहर फेंकता है, तो उसके लिए भी थोड़ी जगह चाहिए। आप अगर गाड़ी ला रहे हैं पास में लोडिंग अनलोडिंग के लिए तो गाड़ी की भी जगह चाहिए। तो ये तो खाली कोल्ड रूम की जगह है, बाकी आप और भी ऑपरेशंस करने हैं उसके आसपास। सर ये मटेरियल कौन सा है, लाइफ क्या रहेगा उसका? ये पफ पैनल है। पफ पैनल मतलब इंसुलेटेड पैनल होता है, इसमें दोनों तरफ PPGI होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो लोहे की शीट होती है, और जैसे आप टिन शेड देखते हैं, आप कंपनी के जो टिन शेड होते हैं उसमें भी GI की कोटिंग होती है, उसमें जंग नहीं लगता। तो उसी के बीच में फोम, जैसे आपका देखा होगा जो फ्रिज के अंदर जो फोम होती है वही इसके अंदर बनी होती है। इसकी लाइफ 15 से 20 साल इजीली हो जाती है। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी GI का रहता है। सोलर की लाइफ तो है ही 25 साल। सर इंस्टॉलेशन के बाद कंपनी की ओर से मेंटेनेंस का क्या वारंटी, मतलब 1 साल सॉरी C-Kinetics में 2 साल की वारंटी तो दे रहे हैं हम। 2 साल तक तो हम पूरा आपको वारंटी देंगे। उसके बाद अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है 3 साल में या फिर 2.5 साल में कोई दिक्कत आती है तो हमारे यहाँ से लड़का आएगा, या फिर पुणे में हमारी एक कंपनी है पार्टनर कंपनी, वहाँ से हम लड़का भेजेंगे। और मोस्टली हमारे यहाँ कोई ना कोई महाराष्ट्र में कोई ना कोई पूरे टाइम रहता है। उसका कॉस्ट लगेगा 2 साल के बाद? 2 साल के बाद कॉस्ट लगेगा। उसमें भी ज़्यादा आपको कुछ कॉस्ट होती नहीं है। छोटा मोटा या तो छोटा मोटा कुछ सर्किट है वो जल जाता है, या फिर मोस्टली प्रॉब्लम आती है गैस लीकेज। वो काफ़ी टाइम बाद आती है, जैसे आपके AC में 1-2 साल में गैस निकल जाती है, तो वो दिक्कत आती है। पर उसको भी हमने सॉल्व करने की काफ़ी कोशिश की है। तो पहले हमारे लीकेज काफ़ी हो रहे थे साइड पर, अभी वो भी हमने सॉल्व कर दिया, तो अभी लीकेजेस काफ़ी कम है। तो प्रॉब्लम के अलावा जो कंपलसरी वाला मेंटेनेंस क्या रहता है ईयर में? एक ईयर मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो ईयरली तो मेंटेनेंस कुछ खास है नहीं। वायरिंग है, आप वायरिंग टाइट कर सकते हैं, खुद से भी टाइट कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ से कोई आएगा तो वो टाइट वो चेक करता ही है पूरा कि वायरिंग में लूज तो नहीं है, कहीं पे स्पार्किंग तो नहीं हो रही, वो सब तो चेक करते हैं। बाकी जो आपको मेंटेनेंस करना है वो सिर्फ इतना करना है कि एक तो सोलर पैनल आपको क्लीन करने पड़ेंगे, क्योंकि आपका खेत के ऊपर सिस्टम रहता है और ओपन में रहता है, तो धूल इसके ऊपर जमा हो जाती है। धूल अगर जमा रहेगी तो सोलर अच्छे से काम नहीं करेगा। एक आपको काम करना है कि इसमें सोलर पैनल क्लीन करने हैं, वो आपका 2 हफ्ते में या फिर 3 हफ्ते में, महीने भर में जब भी आपको जरूरत पड़े तभी आप उसको क्लीन पानी से क्लीन कर सकते हो? पानी से आप इजीली क्लीन कर सकते हैं, या फिर गीले कपड़े से आप कर सकते हैं। पहले एक बार सूखा कपड़ा मार दीजिए, उससे धूल सारी हट जाएगी, फिर एक बार गीला मार दीजिए पोछा टाइप से। पानी भी मार सकते हैं आप, पर ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। कोई एसेसरी चेंजेस वगैरह करना पड़ता है? कुछ ऐसे कपड़ा मार सकते हैं हम लोग ऊपर से। हाँ, कपड़ा मार सकते हैं, कपड़ा मार सकते हैं। तो जैसे लंबा होता है ना। हाँ, तो हमने बीच में वो आपको दिख रहा होगा कि तीसरे बीच में जो है बीच में जगह है, वो हमने जगह दी है चलने के लिए। हाँ, स्टिक से या फिर पाइप से आप पानी मार सकते हैं। दूसरा इसमें है, इसमें जो बैटरी यूज होती है वो लेड एसिड वाली होती है। जैसे आपके इन्वर्टर में, घर के इन्वर्टर में होता है कि आपको 3 महीने में 4 महीने में एक बार उसमें पानी डालना पड़ता है, तो आप उसको दूसरा एक वो मेंटेनेंस है। और तीसरा इसमें जो जैसे आपका AC में बाहर की यूनिट होती है जो गर्म हवा बाहर फेंकती है, उसमें एल्यूमिनियम की फिन होती है, छोटी छोटी बहुत पत्ती पत्ती होती है, उसमें धूल जम जाती है। एक आपको उसमें ब्लोअर मारना है। तो यही 3 मेंटेनेंस है आपके, इसके अलावा आपका कोई मेंटेनेंस नहीं है। सिस्टम कंप्लीट ऑटोमेटिक है। यही 3 आपको ध्यान रखना है मेंटेनेंस से रिगार्डिंग अगर हम बात करें, क्योंकि यही 3 चीज़ें। उसके अलावा बाकी आपके अगर कहीं पे भी दिक्कत आती है वारंटी पीरियड में, हम आके उसको बिल्कुल सही करेंगे। और उसके बाद भी आपका पूरा सर्विस रहेगा। हाँ, उसके बाद भी सर्विस रहेगी। इसमें आपने पानी की बात की, तो ये पानी उसको कंटिन्यूस लगता है या सिर्फ एक बार के लिए लगता है? पानी एक ही बार लगता है, तो टैंक में है वो एक ही बार डालेंगे हम, या फिर पानी हो या फिर केमिकल हो वो एक ही बार डालेंगे। और अगर बाय चांस कोई पाइप में दिक्कत आता है कहीं पर, वो स्टार्टिंग में ही पता लग जाता है, स्टार्टिंग के 1-2 महीने में। अगर ट्रांसपोर्टेशन में कुछ टूट गया या फिर बाद में कुछ दिक्कत आ गई तो वो पानी वापस आपका नॉर्मल पानी ही उसमें डाल सकते हैं। लीकेज नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, बाकी तो ये पानी पूरा टाइम आपका चलेगा। इसमें हम थोड़े से केमिकल और डालते हैं ताकि पानी खराब ना हो। जैसे पानी चिकना होने लगता है या फिर उसमें काई जमने लगती है, तो उसमें एक
2 केमिकल डालते हैं ताकि वो चीज़ की उसमें ना हो। इनफिकॉन क्या है? सॉरी, इनफिकॉन क्या है ब्रांड? इन्फिकोल कंपनी का नाम है हमारी, इन्फिकोल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। और सीकाइनेटिक्स? सीकाइनेटिक्स है जो कि यूएस बेस्ड एक कंपनी है जो आपको 50% की सब्सिडी दे रही है इसमें। और इसका कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन कितना करना होता है? सॉरी, कंस्ट्रक्शन कितना करना होता है? कंस्ट्रक्शन जो आपके प्लेटफॉर्म देख रहे हैं वही आपको करना है। उल्टा करायचं उसके ऊपर आरसीसी पिलर वगैरह डालने पड़ते हैं? आरसीसी की आपको जरूरत नहीं पड़ती, आपको सरिया उसमें नहीं डालना है। तो बेसिकली हमने क्या किया है उसमें कि एक बाउंड्री है जो ईंट की बाउंड्री की है, उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी भरती हाइट बढ़ाने के लिए, फिर उसमें जो रोडी होती है आपकी ईंट का हो गया या फिर पत्थर का हो गया मोटा वाला, वो डाल देते हैं। उसके ऊपर से 3-4 इंच की कंक्रीट कर देते हैं सीमेंट के साथ। उतना ही आपको जरूरत है, उसके ज़्यादा जरूरत नहीं। उसमें चूहे का खेत में किया आपने तो चूहों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। हाँ जी सर, खेत में किया तो चूहों का मैनेजमेंट करना पड़ता है। मैनेजमेंट करना अगर खेत में हम उसको प्लांट पेस्ट में अच्छा पेस्ट का कैसे? चूहे के वो दिक्कत तो कभी कभी होती है। हाँ, 1-2 साइड पे हमारा दिक्कत आया है, अभी रिसेंटली 2 साइड पे दिक्कत आया कि हमारा फैन में सांप घुस गया और उसकी पंखुड़ी टूट गई। तो वो तो कहीं पर भी किसी भी केस में हो सकता है, वायरिंग तो वो कहीं भी काट सकता है, पर हम उसका ध्यान तो रखते हैं कि पाइप के अंदर से वायरिंग जाए, आपकी कंडक्ट पाइप होती है उसके अंदर से वायरिंग जाए, इलेक्ट्रिकल पैनल पूरा सील रहता है और कहीं जाने की जगह तो है नहीं, पर फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कुछ हो ही जाता है। लेकिन सर अगर 10 है वो सर एक वो पूछ रहे हैं प्लांट इंस्टॉल करने के बाद कितने समय में ये कूलिंग होना चालू होता है? तो जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं तो एक बार इसको चार्ज करते हैं तो फिर ये ऑटोमेटिक अपना जैसे ही इसका बर्फ कम होती है फिर ऑटोमेटिक वो अपने आप बनाने लगता है। तो स्टार्टिंग में इसको लगता है कि 1-2 दिन लग सकते हैं क्योंकि उसको पहले पानी ठंडा करना है फिर बर्फ जमानी है। एक बार जब बर्फ जम गई तो जितनी बर्फ ये पिघलाएगा उतनी ये धूप आने में वापस बना देगा। इंस्टॉल करने के बाद इसको 2 दिन के बाद हम यूज़ कर सकते हैं। 2 दिन के बाद इसको यूज कर सकते हैं। 2 दिन के बाद हम आपको टेस्टिंग करके देंगे। जब आपके यहाँ इंस्टॉल करेंगे तो हम आपके यहाँ टेस्ट भी करेंगे, उसको आपको कूलिंग करके भी दिखाएंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे। तो जैसे ही हमारा काम खत्म होता है तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। सर आपने इसमें अकेला पकने की बात बताई 4 दिन 7 दिन की, बट क्या आप स्पेसिफिक फ्रूट्स या जो कुछ हम बात कर रहे हैं जैसे मौसमी है, नींबू है, सीताफल है वगैरह, तो इनकी कितने दिन हम उसको पकाने की तो बात करेंगे, बट स्टोर कितने दिन कर सकते हैं? केला में मतलब कितने दिन आप हरा का उसको स्टोर कर सकते हैं, वो थोड़ा सा बताइए। अलग अलग सब्जी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये है आपके फार्म गेट वाले कोल्ड स्टोरेज है जो आपके खेतों पे ही लग रहे हैं। अगर आप उसमें लॉन्ग टर्म स्टोरेज करेंगे तो कुछ चैलेंजेस होते हैं जो आपको देखने पड़ते हैं। जैसे अगर आप नींबू की बात करें तो नींबू लोग 6 महीने के लिए भी स्टोर करते हैं, 4 महीने 6 महीने के लिए भी स्टोर करते हैं। पर अगर आप नींबू इस टाइप के कोल्ड रूम में रखेंगे तो वो 6 महीने के स्टोर करने के लिए उनको वैक्सिंग करनी होती है। तो आपने देखा होगा कि सेब के ऊपर एक मोम की परत रहती है, मोम की वैक्स की परत रहती है। नींबू के ऊपर भी वैसे ही करते हैं लोग, संतरे के ऊपर भी करते हैं, मौसमी के ऊपर भी करते हैं। तो अगर वो प्रोसेस आप कर रहे हैं तो आपका 3-4 महीने 5-6 महीने आपका नींबू आराम से टिकेगा। पर अगर आप उसमें कुछ नहीं कर रहे, वैक्सिंग नहीं कर रहे, तो इसमें आराम से आप 40-45 दिन तक आप नींबू, संतरा, मौसमी स्टोर करके रख सकते हैं। और केला? केले की सेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं है, एक बार अगर वो पक गया तो फिर वो 2 हफ्ते तक ही रुक पाए। वो लगातार पकता रहता है। कोल्ड रूम क्या उसको स्लो कर देता है कि वो थोड़ा ज़्यादा टाइम में पके। कोल्ड रूम उसको स्लो कर देता है पर रोक नहीं सकता। अच्छा, हरा का हरा उसको रोक नहीं सकता? हाँ, रोक नहीं सकता। एक बार वो पकना चालू होगा, जैसे आपने हरा कच्चा केला रखा तो वो कच्चा ही रहेगा, तो उसकी लाइफ आपकी हो जाएगी 2-3 वीक हो जाएगी। पर एक बार वो पक गया, आपने उसको पका लिया। एक तो वो क्या है कि अगर आप बहुत स्लो पका रहे हैं तो वो 8 दिन में पकेगा, फिर उसके आपके पास 1-2 हफ्ते का टाइम और होता है शायद, वो मैं आपको एक्जैक्टली बता दूंगा, शायद 1 या 2 हफ्ते का टाइम और होता है। तब तक वो धीरे धीरे क्या पहले पीला होगा, फिर उसमें थोड़े थोड़े दाग आएंगे, फिर वो ब्राउन होने लगता है, उसकी सेल्फ लाइफ है। तो कोल्ड रूम में ऐसा नहीं है कि आपने पका लिया तो आप उसको 1 महीने तक रख सकते हैं। नहीं, पकाने तक ही नहीं बोल रहा हूँ सर मैं। जैसे हरा का हरा रेडी हो गया खेत में और उसको लाके अगर उसको स्टोर कर देते हैं तो वो कितने दिन स्टोर रख सकता है? पकाने की बात अलग। कच्चा केला भी पकता ही रहता है, पकता ही रहता है। तो हमेशा आपका टमाटर जो है और केला है वो हमेशा पकने की प्रोसेस में रहेगा।
कच्चा केला है आपका स्लो पकेगा। सर कच्चा केला अगर हम बिजनेस के हिसाब से देखते हैं, कच्चा केला मार्केट से या फार्म से लाए तो उसमें रखने के बाद वो बेचने लायक कितने दिन में होता है? बेचने लायक पकाने के लिए हाँ 4 से 5 दिन में या 6 दिन में आपका पकना स्टार्ट। और वो पकने के बाद भी अगर मार्केट में डिमांड नहीं है तो उसके बाद पकने के बाद कितने दिन? पकने के बाद आपके पास टेम्परेचर आप उसको कम करके 13 डिग्री के आसपास करके उसको आपके पास 10 दिन के आसपास का आपके पास टाइम होगा। और अगर ज्यादा डिमांड है तो हम जल्दी से पकाने के लिए टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। आप 18 टेम्परेचर रखिए वो 4 दिन में पक जाएगा। आप 13 रखिए तो वो 8 दिन में पकेगा। तो चेम्बर मतलब ये जो रैक है उसको चेम्बर बोलते हैं? सॉरी हाँ चेम्बर मतलब आपका कमरा हो गया। रैटनिंग चेम्बर मतलब आपका जिस कोल्ड रूम को आप पकाने के लिए यूज कर रहे हैं, कोई स्पेशल ऐसा कुछ कोल्ड रूम नहीं होता है। बस उसमें एक मशीन एक्स्ट्रा होती है जो आपका इथाइलिन जनरेट करती है। तो या तो आप ऑटोमेटिक सिस्टम लगा सकते हैं कि इथाइलिन जनरेट कर रहे हैं, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं। कैसा स्प्रे करने के लिए सिस्टम कैसा? स्प्रे के लिए आपकी कैन आती है, उसका फिक्स रहता है कि एक कैन, उसका फिक्स रहता है कि इतने वॉल्यूम में आप एक कैन पूरा डाल सकते हैं। या फिर दूसरा टाइप होता है कि मशीन आपका वो डिप करने की जरूरत होती है। बस एक तो स्प्रे होता है, वो स्प्रे के लिए कि आपको उतना ही क्वांटिटी चाहिए। इतना बड़ा आपका कमरा है उसमें आप एक कैन खाली कर देंगे, वो टाइप का होता है। बाकी जो मशीन आती है वो ज़्यादा महंगी नहीं होती है। आई थिंक कुछ 50-55 हज़ार की मशीन होती है। नहीं कैन तो 150 रुपये की आती है, 100 रुपये की 150 रुपये की कैन आती है। मशीन आती है वो होती है कुछ 50-55 हज़ार की। उसमें क्या होता है कि वो ऑटोमेटिकली इथाइलिन का लेवल मेंटेन करके रखता है। जो ऑप्टिमम उसका लेवल है 100 ppm उसका होता है कि 100 ppm का लेवल उसको मेंटेन करना होता है कंसंट्रेशन रैपनिंग के लिए। तो रैपनिंग का प्रोसेस है कि आप 100 ppm इथाइलिन 24 घंटे के लिए मेंटेन करेंगे। उसके बाद 24 घंटे बाद वो पूरी हवा आप एक्सचेंज कर देंगे, बाहर आ जाएगी। उसके बाद आप उसको टेम्परेचर में मेंटेन करके रखिए, 4 दिन में वो ऑटोमेटिकली पकड़े। तो उसके लिए इथाइलिन आपको डेली नहीं देनी, एक ही बार देनी 24 घंटे के लिए। वो कैरेट में रखना पड़ेगा क्या उसमें? नहीं, वो छोटी सी मशीन होती है। नहीं केला कहाँ पे? केला क्रेट में रखिए। कैरेट में। तो पोस्ट हार्वेस्ट में भी एक पोस्ट हार्वेस्ट का ये भी पॉइंट है कि आप मटेरियल कैसे हैंडल कर रहे हैं। आपने केला अगर ऐसे ही रख दिया तो वो नीचे वाला केला दबेगा, खराब होगा। आप उसको हमेशा क्रेट में रखिए। टमाटर बोरी में वो भी खराब होगा। अगर हम 5 टन का लेते हैं तो उसमें कैरेट के साथ 5 टन क्वांटिटी? देखिए 5 टन तो जो भी हम मेट्रिक टन की बात कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड है। तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि 1 मेट्रिक टन में आपका 150 क्यूबिक फीट होता है। तो 5 मेट्रिक टन में आपका 750 क्यूबिक फीट हो गया, या फिर 10 में आपका 1500 क्यूबिक फीट हो गया। तो जो भी हम टन में बात कर रहे हैं वो उस वॉल्यूम को लेके बात कर रहे हैं। और 120 क्यूबिक फीट में एक मेट्रिक टन आलू आता है। तो 5 मेट्रिक टन या 10 मेट्रिक टन की बात करते हैं, वो स्टैंडर्ड को लेके बात कर रहे हैं, वॉल्यूम को लेके। तो हमेशा 10 में 10 नहीं आएगा केला, 10 में हो सकता है 8 आए, 8.5 आए, 9 आए, वो केले के ऊपर रहेगा। आपका कोई मतलब ऑब्जर्वेशन है क्या कि 5 मेट्रिक टन में कितना केला बैठा है अभी तक? 5 में आपका आराम से 4 तो आ जाएगा, 4 तो आ जाएगा, क्योंकि केला इतना ज़्यादा हल्का भी नहीं होता और पैकिंग भी उसकी अच्छी से हो जाती है। 4 तो कम से कम आएगा। और बाकी आपको अगर वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं। अभी हमने मिर्ज़ापुर में एक कोल्ड रूम दिया था, तो उसमें हमने क्या किया, नॉर्मली हमारा 750 क्यूबिक फीट होता है, पर उनकी एप्लीकेशन थी राइटनिंग की, केला पकाने के लिए। तो हमने उसको 20% एक्स्ट्रा कर दिया, हमने उनको 1000 क्यूबिक फीट कर दिया। कॉस्ट में ज़्यादा इंक्रीज नहीं होता, हमने उसी कॉस्ट में उनका लगभग कर दिया उसी। तो आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। अगर आप राइटनिंग के लिए यूज़ करें तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर हमारा अगर कोल्ड स्टोरेज 10 मेट्रिक टन का है तो उसका पर डे बिजली का कंजम्पशन कितना है? देखिए जब तक धूप है तब तक तो बिजली आपको 0। नहीं धूप नहीं है, बिजली पे चल रहा है, तो पर डे का कंजम्पशन कितना होगा? पर डे का कंजम्पशन आपका केले के लिए शायद 150 रुपये का होना चाहिए। यूनिट में हम बात करें 15 से 20 रुपये केले के लिए। 4 डिग्री में तो फिर 300 रुपये पहुँच जाता है। केला को आपको 13 से ऊपर ही चाहिए, उसमें कंजम्पशन कम होगा। जिसके बाद हम बाकी और भी प्रेजेंटेशन लेंगे, उसके बाद और भी सवाल नॉर्मल केला पकाते
हाँ फर्क पड़ता है। तो कोल्ड रूम में आप केला पकाएंगे, जो नेचुरली इथाइलिन से आप केला पकाते हैं, उसका एक तो आपको कलर बहुत अच्छा मिलेगा। मार्केट में आपने देखा होगा जो कार्बाइड से केला पका होता है, कहीं से तो हरा होता है, कहीं से पीला होता है। इसमें आप कलर आपको बहुत अच्छा मिलेगा और इसका टेस्ट भी आपको अच्छा मिलता है, क्योंकि इथाइलिन एक नेचुरल प्रोसेस है। तो जब केला या फिर आम पेड़ में पकता है तो कैसे पकता है, तो पेड़ भी उसको इथाइलिन गैस देता है, गैस नहीं देता, उसको इथाइलिन देता है। तो जब उसको इथाइलिन मिलती है तो उसको पता लगता है कि मेरे को पकना है, वो तब पकना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर केले को बाहर से गैस दे रहे हैं ताकि उसको पता लगे कि उसको पकना है। जैसे उसको कांटेक्ट में आता है इथाइलिन, फिर वो पकना चालू कर देता है, तो फिर वो अपनी गैस खुद बनाएगा। तो उसमें आपका टेस्ट भी बेटर रहेगा, कलर भी आपका अच्छा मिलेगा और क्वालिटी भी आपका जैसा पेड़ को पकता है वैसी टेस्ट आती है क्या? सेम टेस्ट आती है, वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है। बाकी जो कार्बाइड से पकाते हैं या फिर आपने देखा होगा काफ़ी वीडियो आजकल आ रही हैं, तो केले को केमिकल में डाल के रखते हैं 2 मिनट के लिए और वो पक जाता है। तो वो टाइप के केले एक तो हेल्थ के लिए भी खराब है, उनका टेस्ट भी अच्छा है। काफ़ी टाइम आप केला खाते हैं वो कच्चा कच्चा लगता है, रहता पूरा पीला है और लगेगा पूरा कच्चा है, तो वो उसी टाइप के पके हुए केले। और इसमें जो आपको खर्चा आएगा पकाने के लिए, वो आएगा कि हर आपको 3 या 4 टन केले पे 70 से 80 रुपये की जो केमिकल लगता है गैस जनरेट करने में, वो आता है आपको बस। तो 3-4 टन पे आपको 70-80 रुपये खर्चा आएगा गैस का, उससे ज़्यादा नहीं आता। इथाइलिन का जो वो क्या कंपलसरी है? अगर हमें केले का बिजनेस करना है तो 50,000 की मशीन लाना हो कंपलसरी? देखिए 50 मशीन की आपको जरूरत नहीं है। मशीन है कि आपको कंट्रोल करने के लिए कि 100 ppm लेवल उसका स्टैंडर्ड है। जरूरी है कि फिर वो कैन का मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि कैन का होता है कि इतने वॉल्यूम में आपको एक कैन खाली करनी है। आपका अगर वॉल्यूम कम हो गया तो आपको कैन का पता नहीं कि कितनी खाली हुई कितनी नहीं हुई, या तो आप उसको खोल के रखिए, तो उसकी उसका ट्रेनिंग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए कैन का यूज़ करने के लिए। तो उससे अच्छा है मशीन लानी। उससे अच्छा क्या है, मशीन है। मशीन में कंट्रोल है आपका, उसमें केमिकल आता है, कंसनट्रेट आता है, 1 लीटर 2 लीटर की कैन आती है, आप उसको डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए, वो अपने आप ही उसको मेंटेन करेगा। जब कम होगा तो वो बढ़ा देगा और जैसे ही पूरा हो गया तो वो बंद हो जाएगा। तो उसमें आपका जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल रहता है, जितना उसको चाहिए उतना ही मिलेगा। ये भी हमारा जैसे मिजोरम में जो मैं बात कर रहा था, मिजोरम में हमने सिस्टम लगाया था स्टैंडर्ड सेंटर पर। इसमें बस ज़्यादा कुछ है नहीं, फोटोज ही है। तो ये केले के लिए, ये सेब के लिए हमारा डुअल चैम्बर है उत्तराखंड में। ये 5 मेट्रिक टन का, इसमें ढाई के हमने 2 बनाए। तो एक ही केला उसके लिए सेब के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा जो होता है प्लम। प्लम मतलब होता है जो आलू बुखारा का टाइप होता है, तो वो उसमें रखते हैं। तो इसमें 1 डिग्री हम दे रहे थे टेम्परेचर यहाँ पर। आप इसको फिश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, मछली के लिए भी। मछली का हमने टेस्ट किया था, -2 डिग्री सेल्सियस पे वो 21 दिन तक अच्छी थी। तो अगर कोई मछली का काम कर रहे हैं तो आप मछली भी इसमें रख सकते हैं। तो मछली का फायदा है कि मार्केट में, तालाब के पास तो कोई फायदा नहीं, मार्केट में फायदा उसका। आपने जब मार्केट में मछली लेके आपका बिका तो ठीक है, नहीं बिका तो आपको फेंकना पड़ता है या फिर वो सस्ते में जाता है। उसमें आप कोल्ड रूम में रखकर उसको क्वालिटी मेंटेन करके रख सकते हैं, खराब नहीं होगी। उसका भी काफ़ी सारे केसेस हैं। एक वाटाने के लिए पीस के लिए इंक्वायरी था जी, वो फ्रोजन चाहते थे, तो फ्रोजन पीस हो सकता है? फ्रोजन हो तो जाएगा पर अभी हमारा ट्रायल में है, क्योंकि -2 डिग्री आएगा तो फिर वो हो जाएगा ना। नहीं, फ्रोजन पीस के लिए -18 चाहिए, 80 तो हमारा ट्रायल में है। अभी कंपनी में हम ट्रायल कर रहे हैं और शायद अभी एक सिस्टम हम कहीं भेज रहे हैं, कोई अफ्रीकन कंट्री फ्रोजन के, उसके बाद ही हम उसको कमर्शलाइज करेंगे। तो एक बार अगर वो अच्छे से यूज हो जाए, प्रूव हो जाए टेक्नोलॉजी, उसके बाद ही हम उसको। तो ये कब तक आ जाएगा रिजल्ट? अगले 2 महीने में तो हम वो सिस्टम निकाल देंगे, उसके बाद उसको कमर्शलाइज करेंगे। 3-4 महीने लगेगा। ड्रायर के बारे में नहीं बताया? ड्रायर का सर हम काम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो आइस के ऊपर है, कूलिंग के लिए ही है। तो ड्राइंग के लिए अगर हम वो कर सकते हैं, पर वो फिर स्पेशल एप्लीकेशन होगी, तो वो कूलिंग नहीं करता है, या तो वो ड्राइंग करेगा या फिर कूलिंग करेगा। तो वो भी हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। ये भी हम लद्दाख में कर रहे हैं। लद्दाख में
जो आर्मी ऑफिस है उसकी हम हीटिंग का काम करने वाले हैं सेम टेक्नोलॉजी से। तो हीटिंग करेंगे उसमें, तो जो बाहर टेम्परेचर -20 या -21 -25 टेम्परेचर होता है, तो वहाँ उनको 5-6 डिग्री मेंटेन करके देंगे उनके ऑफिस के अंदर। वो काम भी चालू है। ड्राइंग के लिए आपको ज़्यादा चाहिए, तो ड्राइंग तो जैसे सर का है, ड्राइंग उसमें पॉसिबल है। बाकी सोलर ड्रायर जो आते हैं वो आप ऑप्शन से, सोलर ड्रायर काफ़ी सस्ते होते हैं, तो उसमें आप जा सकते हैं सोलर ड्रायर। चैम्बर की हाइट कितनी आती है? चैम्बर की हाइट आपके ऊपर है, आप उसको 8 फीट भी रख सकते हैं, 9 फीट भी रख सकते हैं, 10 फीट भी रख सकते हैं। पर जैसे ही आप 8-9 फीट के ऊपर जाते हैं तो फिर आपको मटेरियल हैंडलिंग में काफ़ी दिक्कत होती है, हैंडलिंग में। तो आप उतने वो हाइट पे क्रेट नहीं रख सकते, तो उसके लिए आपको लिमिटेड हाइट चाहिए कि 7.5-8 फीट की हाइट हो, उससे ज़्यादा ना हो तो ही अच्छा है। और 2.5 टन, 5 टन और 10 टन की प्राइस कॉस्टिंग क्या है? 5 मेट्रिक टन के लिए जो हम कॉस्टिंग दे रहे हैं, अभी हमने डुअल चैम्बर की कॉस्टिंग शायद 12 लाख में दिया है, तो आपको 6 लाख के आसपास का वो 5 मेट्रिक टन का पड़ेगा। और जैसे ही आप 10 टन पे जाते हैं तो आपकी कॉस्ट दुगनी नहीं होती, वो 16-16.5 के आसपास 10 मेट्रिक टन पर, और 20 वाला आपका शायद 23 के आसपास होगा, 23। इसके बाद है ना बाकी का सब आपको क्वेश्चन आंसर हम लेंगे। इसके बाद और एक टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा समझना था। ओके, धन्यवाद। आगे भी बात कर सकते हैं। अंकित जी यही है, और अंकित जी का नंबर भी यहाँ पे शेयर किया है। अभी हम पांडुरंग बेलगे जी को इन्व्हाइट करेंगे। पांडुरंग सरांना आमंत्रित करतो, ते मराठीतून आपल्याला म्हणतील। आता एक आपण पाहिलं सोलर बेस, याच्यामध्ये फक्त टेक्नॉलॉजी म्हणजे एक जे आहे ते सोलरवर चालणार आहे। एक आपण पाहिलं तर आतापर्यंत जे पाहिलं होतं आपण इलेक्ट्रिकवर जे चालणार आहे ते पाहिले होते गोष्टमध्ये, आता हे सोलरवर चालतं। आणि आता दुसरं एक जी टेक्नॉलॉजी ती बायोमास, बायोमास बेस्ड सोलर टेक्नॉलॉजी काय आहे ते पांडुरंग सर आपल्याला या ठिकाणी प्रेझेंटेशन देतील, म्हणून आपण त्यांना इन्व्हाइट करू। आणि जे प्रश्न आहेत अजून त्यांना पण, कारण टेक्नॉलॉजी जी आहे किंवा आपण त्याचं काम जे आहे ते सारखंच आहे, फक्त त्यांना विनंती आहे की त्यांनी या टेक्नॉलॉजीबद्दल सांगावं। बाकी जे असतील जनरल ते आता आपण बरेचसे कव्हर केले, काही प्रश्न आपण बरेचसे कव्हर पण केले, तरी आपण ही पण समजून घेऊ। नमस्कार। एक माझी विनंती आहे तुम्हाला, तुम्ही प्रश्न ऐकलेच, ठीक आहे, तर त्या अनुषंगाने पण तुम्हाला जिथे काही क्लॅरिटी देता येईल तुमच्या प्रॉडक्टच्या बाबतीत तर ती सुद्धा देत चला, मग ते प्रश्न उत्तर येत राहतील। सर्वप्रथम आपण एक व्हिडिओ बघूयात। एक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एक पूर्ण 20% तर क्लिअर होऊन जाईल प्रोजेक्ट काय आहे बायोमास। एक लिंबाच्या शेतकऱ्यांचा व्हिडिओ आहे। माझं नाव पांडुरंग बेलगे, मी न्यूली डायनामिक टेक्नॉलॉजी कंपनी म्हणून बिझनेस डेव्हलपमेंटचं काम करतो। आत्ताच आपण सोलार कोल्ड रूम संदर्भात माहिती घेतली डिटेलमध्ये। तर सोलार कोल्ड रूम असते किंवा इलेक्ट्रिकलचे कन्व्हेन्शनल कोल्ड रूम आहेत हे जनरली सर्वांना माहिती आहे। तर नवीन ज्यावेळेस बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की शेतकऱ्यांना, सरांनी जसं सांगितलं प्रस्तावनेमध्येच की शेतावरती कोल्ड स्टोरेज वगैरे नाही आहेत, किंवा शेतकऱ्यांना दूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी किंवा एक मोठ्या तालुक्याच्या ठिकाणीच कोल्ड स्टोरेज असतं, त्याचं भाडं जास्त आहे, वाहतुकीचा खर्च जास्त आहे। तर यावरती सोल्युशन म्हणून आपण एक मायक्रो कोल्ड स्टोरेज, जसं की हा कार्यक्रमच आपण टायटल मायक्रो कोल्ड स्टोरेज, मायक्रो कोल्ड रूम म्हणजे जेवढे आहेत आपण मॅक्सिमम 2 टनापासून 20 टन तर मॅक्सिमम 100 टनापर्यंत, ज्यावेळेस 500 टन 1000 टन जाते त्याला आपण कोल्ड स्टोरेजच म्हणतो। तर युट्यूबला व्हिडिओ आहे, हो युट्यूबला घ्या, लिंक पाठवली आहे, डायरेक्ट सर्च करा युट्यूबला, व्हॉट्सअप
credit line is